प्रोफेशनल ट्रेनर है, वो मास्टर ट्रेनर है आईटीए के, माइंड मैप एक्सपर्ट है, एडोलेसेंट काउंसलर है, करियर काउंसलर है आई ड्रीम में, ग्राफोलॉजी बेसिक उन्होंने किया हुआ है, पीएचडी, एमबीए आफ्टर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। उन्होंने पिछले 11 साल से ये ट्रेनिंग का उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस लेने शुरू किए। अभी तक उन्होंने 10,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है, 50,000 यंगस्टर्स ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उन्होंने ट्रेन किया है, और करीब 200 से ऊपर उन्होंने सेमिनार्स और वेबिनार्स दिए हैं अबाउट सक्सेस पिलर्स, हेल्थ एंड फिटनेस, मेडिटेशन, सीक्रेट्स ऑफ हैबिट्स, पेरेंटिंग, जेन जेड। उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बहुत सुंदर डिजाइन किए हुए हैं, पासपोर्ट टू सक्सेस फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस, चैम्प स्पीकर फॉर टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, एवरी पेरेंट्स कोच। उन्होंने बुक्स भी लिखी है, पासपोर्ट टू सक्सेस, हैंडबुक फॉर स्कोरिंग, स्मार्ट करियर चॉइस। और उन्होंने अगर उनकी छोटा सा हम उनके लाइफ में अगर झांकेंगे तो उन्होंने एक बार मुझसे शेयर किया था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, कि उन्होंने जब वो 20 साल से जरा मतलब उस 20s में उन्होंने जब कुछ अपने वेंचर्स शुरू किए तो 3 अलग अलग बिजनेस वेंचर्स में वो फेल हो गए और इतनी तरह से वो टूटे, और कहीं से उन्होंने खुद से उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने फिर से बाउंस बैक करके आज आपको मैंने जो पूरा सीवी बताया उनका, कि उन्होंने इस तरह से इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया है। उसी दिन और आज का दिन उन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि जो भी लोग फेलियर से पूरे तरह से टूट जाते हैं उनको वो मदद करेंगे ताकि वो अपने आप को फिर से जोड़े, फिर से खड़ा करे और एक बहुत सुंदर रूप से अपने आप को फिर से सक्सेस वाले रोड पर ले जाए और सक्सेस का मजा चखे। तो ऐसे सुंदर पर्सनालिटी, इतने सुंदर व्यक्तित्व वाले धनी हमारे सामने स्पीकर हमारे साथ जुड़े, हमारे सौभाग्य की बात है। तेजस्वी के मंच से पहला ही सेशन, और हमारे साथ है डॉक्टर तुषार त्रिपाठी फ्रॉम जलगांव। A big applause for Tushar ji. Welcome, good afternoon, sir. You are welcome on the platform of Tejasvi. Ji, sir. Thank you so much. So we'll just be beginning the session in few minutes. Okay. I just want all of you to get ready with your notepad and pen. आपको notepad और pen आपके पास ready रहे, because हम लोग जो कुछ करने वाले हैं उसके लिए हमें इसकी बेसिक जरूरत पड़ने वाली है. So I'll give you some time. Quickly get your notepad and pen ready. जल्दी लगा. हाँ, अभी तो उसकी दे देंगे. आप दे दीजिए. एक लड़की करीब 21-22 ईयर्स की, उसने अपने दोस्तों के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया और काफ़ी अच्छी लर्निंग कर रही थी. उसके कजिन्स के साथ उसकी काफ़ी बनती थी. एक दिन उसे न्यूज़ मिली कि उसके कजिन के फादर एक्सपायर, और इसीलिए सभी लोग उनके फ्यूनरल पे गए. तो जैसे रोजी फ्यूनरल पे गई, वैसे वहाँ पर काफ़ी अलग अलग लोग आए
और इन सबको फ्यूनरल में अटेंड करता हुआ देखकर रोजी ने वहां पर एक बहुत ही अच्छे लड़के को देखा। उस लड़के को देखकर रोजी को ऐसा लगा कि यही मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, इसके अलावा मेरा और कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। और रोजी के मन में जब ये ख्याल आया तब उसने सोचा या देखा कि ये जो पर्सन है क्या करता हूँ हैपेंड इज, उन्होंने देखा कि आसपास में वो लड़का है ही नहीं, वो गायब हो गया। और अब उसे लगा कि मैं कैसे इसका नंबर ले सकती हूँ, मैं कैसे कुछ और कर सकती हूँ, एंड शी वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। काफी टाइम तक वो ढूंढती रही कि वो लड़का कौन था, वो कहाँ से आया था, किससे मैं कांटेक्ट करूं, कैसे मैं उनके साथ कनेक्ट करूं, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसके 2 दिन बाद हुआ ऐसा कि उस लड़की ने अपने कजिन का मर्डर कर दिया। कैन समबडी टेल मी व्हाई? क्या कोई जवाब दे सकता है ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बोलना हेलो सर, हेलो सर। उस लड़की को ऐसा लगा कि अगर मैं उनके फैमिली में से किसी का मर्डर कर दूं तो फिर से वो लड़का वो फ्यूनरल में आएगा और वो फ्यूनरल में मुझे मिल जाएगा। नाउ इजंट इट द वर्स्ट थिंकिंग ऑफ द सेंचुरी? क्या ये सबसे खराब थिंकिंग नहीं है? बट दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग डेली। एक बच्चा अपने छोटे भाई को वॉशिंग मशीन में डाल देता है क्योंकि वो काला है, उसका रंग गोरा करने के लिए। और ऐसे कई सारे किस्से आजकल हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं, एंड दैट्स अ मेजर थिंग। ये सब क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे के चैलेंजेस है, वी शुड रियली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि यहाँ से हमारे बेसिक चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग शुरू होगा, उसके बाद में चीज़ें कन्वर्ट होने वाली है। सो हम लोग एक पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं व्हाट इट इज हैपनिंग, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विथ नेक्स्ट जेन किड्स। नेक्स्ट जेन के जो बच्चे हैं उनके साथ में मेजर चैलेंजेस क्या है। बट एज आई शेयर दिस विथ यू, आई वांट यू ऑल टू डू वन थिंग। आपको अपने नोटपैड और पेन में ओपन रखना है, और नोटपैड में जो जो चीजें आपको लगता है कि हाँ आपने ये रियल लाइफ में देखा है, या तो आपके साथ पर्सनली या तो किसी और के साथ में आपने देखा है कि आपके चाचा के लड़के या फिर आपके कोई कजिन या फिर कोई ऐसे उनके साथ लाइफ में ये हुआ है, अगर आपने ये कहीं भी देखा है और आपको लगता है कि ये मेजर चैलेंज है, तो आपको उसका नंबर नोट डाउन कर लेना है। ओके, एंड देन एट द एंड ऑफ आर दिस लिस्ट मैं आपको वापस पूछूंगा उसमें से कौन से आपके लिए वैलिड है। ओके, एंड देन यू हैव टू टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स। तो अगर आपके लिए उसमें से वैलिड है 135, तो आप 135 नंबर लिखेंगे। आपके लिए अगर वैलिड होगा कि 178 या 178 आप टाइप करेंगे। सो वट एवर दैट नंबर्स वुड बी, वो आप नंबर्स उसमें टाइप करेंगे। वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, एनी नंबर कैन बी देयर। ओके, सो let us start understanding about it कि exactly वो क्या चीज़ है, and we will work on that. Okay, so the first major challenge, they do not listen to anybody. वो किसी की सुनते नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रियल में चैलेंज है तो आपके नोटपैड में 1 टाइप कर लीजिए या 1 लिख लीजिए, सो दैट यू नो कि यस दिस इज अ चैलेंज। ओके, क्या आपने ऐसा देखा है कि लूज होप वेरी सून, बहुत ही जल्द उम्मीद खो देते हैं, बहुत ही जल्द, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये चला गया, अब तो ये खराब हो गया, व्हाट इज दैट? ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट इन योर नोटपैड। ओके, यहाँ पर चैट बॉक्स में आखिरी में सब साथ में टाइप करेंगे, सो अभी चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट गेट सोशल। वो सामाजिक रूप से जुड़े हुए नहीं है, मतलब अगर कोई उन्हें मिलने आता है तो वो दूर पीछे के रूम में जाकर बैठ जाते हैं। वो बोलते कि चलो यहाँ पर इनको मिलने जाना है, वो उनको मिलने नहीं जाते। वो बोलते कि नहीं, हम और हमारा फेसबुक या हम और हमारा इंस्टाग्राम वही बढ़िया है। वो ज्यादा सोशल बनना पसंद नहीं करते, सोशल मीडिया पर रहना पसंद करते हैं। If that is the true challenge, what you have seen in current world, then write 3 in your chat, in your notepad. Okay, next, they have no respect for elders. बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करते। वो बड़े बाहर से आए क्या, उनकी तरफ देखा नहीं, अपने मोबाइल में वापस जुट गए, या फिर अपना टीवी देख रहे तो वो कंटिन्यू कर रहे, कोई बाहर से आया गया उनके बारे में कोई ख्याल नहीं, कुछ नहीं। So they have no respect for elders. That is happening.
Write also 4 in your chat, in your list. Okay. Number 5, they get distracted easily. थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि उनका ध्यान वहां चले जाता है. लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेशन करना तो उनको आता ही नहीं है. Is this a major challenge with next gen kids? Are they stubborn? Like, क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन ज्यादा स्टबर्न और ज्यादा जिद्दी है कि उन्हें ये करना है तो वो करके ही रहेंगे, वो करना है तो वो करके ही रहेंगे? You feel that? Then that should also come in your list. Next, they get bored easily. आजकल के बच्चों का सबसे फेवरेट डायलॉग, बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, मम्मा बोर हो रहा है, डैड बोर हो रहा है. So if this is a major challenge that you see in current world generation, next gen kids, then you can also put that number in your notepad. Okay, next, they are addicted to mobile and TV. वो मोबाइल और टीवी के आदी हो चुके हैं. मतलब उसके बिना ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना उठेंगे, ना सोएंगे, ना कुछ करेंगे. They are highly addicted to mobile and TV. Next is, they do not value money. पैसों की कद्र ही नहीं करते. कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई कद्र नहीं है. And finally, one more, they have no patience. उनके पास धैर्य नाम की चीज नहीं. उसे बोलते हैं कि 5 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपका काम हो रहा है, कि नहीं अभी, immediately, now, right here. So it's your time, parents. आपको अभी नोटपैड में, अब यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको लिखना है इनमें से कौन से चैलेंजेस हैं जो आज की तारीख में आप न्यू जनरेशन के साथ में देख रहे हैं, नेक्स्ट जेन के साथ देख रहे हैं. Whatever numbers come in your notepad, you just put it over here. सपना जी कह रही है all, शिल्पी जी कह रही है almost all, के प्रीति जी कह रही है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 में छोड़ दिया और 10. ओके, 1 2 6 8 2 5 7 5 6 7 8 9 10. ओके, ओहो, कोई भी है वो 4 से नीचे तो नंबर दे ही नहीं रहा है. कम से कम 4 नंबर्स तो है ही सबके पास में. गुड. 1 and 6 5 6 7 8. ओके, 6 7 9 1 2. okay, 8 2 5 6 7. राइट. मुझे तो लगता है इसका फोटो निकालकर हमें फ्रेम करके रख देना चाहिए. रोज हमें दिखता है कि ये सब हमारे चैलेंजेस है जिसे हमें फेस करना है. कूल. ओके, सो नाउ अगर हमें पता चल गया है कि ये मेजर चैलेंजेस है नेक्स्ट जनरेशन के साथ में, सवाल ये उठता है कि उसे हमें सॉल्व भी तो करना होगा, कि सिर्फ प्रॉब्लम समझ के हमारा काम हो गया. राइट. इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, देयर वुड बी सम ऑफ देम जो रह गए दैट कैन डू देम. ओके, व्हाट आई डू इज वन मोर थिंग. मैं अभी यहाँ पर सबको म्यूट कर रहा हूँ और सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन में ऑफ कर देता हूँ. तो जब भी मैं आपको बोलूंगा आपको अनम्यूट करना होगा, तब मैं अनम्यूट करूंगा मेरे एंड से. होस्ट और को होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. सो बीच में अभी किसी की आवाज नहीं आने वाली. सो जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, राइट. सो दीज आर सम मेजर चैलेंजेस विद नेक्स्ट जेन किड्स. नाउ लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द लाइक रूट कॉज ऑफ इट. अगर मैं इसका आपको रूट कॉज पूछूं, what will be the root cause? Yeah, इसका root cause क्या है? Can you type in the chat box? What will be the root cause? Okay, चलो, कुछ लोग बोलते हैं ना हमें ऑप्शंस दो, बिना ऑप्शंस के हम लोगों को आंसर देते नहीं जमता है. तो सब लोग है ना ऐसे कौन बनेगा करोड़पति वाले हैं, ऑप्शंस दीजिए, ऑप्शंस में से हम लोग चूज करेंगे. Improper parenting, physical activity less, media negligence, time, excess use of mobile, parent himself, lot of sports, overprotective. Okay. Okay. Now, ये ना हम लोग बहुत ही रैंडम और ओपन आंसर्स दे रहे हैं. Now, let me ask you, is it curriculum intelligence which is lacking? करिकुलम का इंटेलिजेंस कम है क्या बच्चों में? मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, या फिर वो पढ़ाई नहीं कर सकते, या फिर उनको A+B समझ में नहीं आता, 2+5 या मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, या इंग्लिश के सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे. क्या ये उसका प्रॉब्लम है? क्या ये इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है? बेसिकली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आजकल तो बिना स्कूल जाए भी ये सब चीजें सीखी जाती है. एवरीबॉडी कैन लाइक लर्न इट. सो ये करिकुलम का जो है ना, उसका कोई इंटेलिजेंस का उसका कोई चैलेंज है ही नहीं. सो इट इज नॉट दैट चैलेंज. ओके, देन लेट मी आस्क यू, इज इट अ फिजिकल चैलेंज?
मतलब क्या उनके हाथ वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते, क्या वो अपनी बॉडी का ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते, क्या वो उठ बैठ नहीं सकते, क्या ये फिजिकल चैलेंज है? नो, इट इज नॉट एक्चुअली अ फिजिकल चैलेंज एज वेल। तो अगर ये इंटेलिजेंस का चैलेंज नहीं है, ओके, करिकुलम की इंटेलिजेंस का चैलेंज, ये फिजिकल चैलेंज नहीं है, ओके, then I need to ask, is it a psychological challenge? Is it psychological challenge? And most of you will agree to it that yes, it is a psychological challenge. हमेशा साइकोलॉजी को इस तरीके से मत लो कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको अकल नहीं है या मेंटली रिटार्डेड है। नो, इट इज अ साइकोलॉजिकल चैलेंज, क्योंकि ये सब चीजें रिलेट कर रही है साइकोलॉजी के साथ में। पेशेंस नहीं होना, ये कौन सा चैलेंज है? इट इज अगेन अ चैलेंज ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो इफ आई शो यू द लिस्ट अगेन, ये पूरी लिस्ट में आपको फिर से दिखा रहा हूं। एंड नाउ टेल मी, क्या यहाँ पर कहीं पर भी करिकुलम के इंटेलिजेंस की बात हुई है? क्या यहाँ पर कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कोई चैलेंज दिखी है आपको? ऑल एंड ऑल, ओके, ये वो चैलेंज है ही नहीं। ये सब चैलेंज हमारा रिलेट कर रहा है किससे? साइकोलॉजी से। एंड नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट वेयर आई आस्क्ड यू ऑल, हम लोगों ने उनकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए उन्हें स्कूल में एंटर करवाया, या फिर हम लोग कुछ ट्यूशन क्लासेस करवा रहे हैं? वी हैव डन दैट, यस और नो? वी हैव डन दैट, ओके। उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, उनके फिजिकल के लिए हम लोगों ने कुछ किया, जैसे उन्हें फिजिकल एक्टिविटी वाले कोई क्लासेस में ज्वाइन करवाया। वी हैव डन सम ऑफ इट, कुछ कुछ किया, कुछ कुछ अभी बाकी है, राइट? बट व्हाट हैव वी रियली डन अबाउट देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? क्या उसके लिए रियली आपने कुछ किया, या फिर उसे चांस पे छोड़ दिया? अरे ऐसी भीड़ में भेज दो 10 लोगों के बीच में, अपने आप वो सीख जाएगा। ये तो हम लोग चांस पर छोड़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली लिविंग दिस ऑन चांस, एंड इज इट द राइट वे टू डू दैट? जैसे स्कूल में है ना, ये जरूर बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन क्या स्कूल में कभी ये बताया जाता है कैसे पढ़ना है? हाउ टू स्टडी? इट्स रियली नॉट टॉट। वैसे ही जब आप लोगों के बीच में बच्चों को भेजेंगे, लेकिन लोगों के बीच में कैसे चीजों को समझना है, कैसे लोगों के साथ घुल मिल कर रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, उसके बारे में अगर उसे इक्विप ही नहीं किया, उसे तैयार ही नहीं किया, तो आपको क्या लगेगा? क्या क्या होता है फिर लोगों के बीच में जाने के बाद में? उल्टा वो और भी ज्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर, एंड यू ऑल टेल मी, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मम्मी पापा बढ़िया शादी में लेकर जाते, बोले चलो शादी में मजे करेंगे, और क्योंकि हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग भी शादी में जाना पसंद करते थे, तो खाना पीना, खेलना कूदना बढ़िया। अब वहां पर कोई 2-4 सीनियर लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं अरे इधर आ बच्चा, इधर आ। हम लोग रिस्पेक्ट के मारे वहां चले जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं बच्चा कौन हूं मैं, मुझे पता है क्या तुम्हें? अब मुझे कहाँ से पता होगा? हाउ वुड आई रिमेंबर? लाइक अब लोग शादियों में 10 साल बाद मिलते हैं, ओके, और जब मैं पिछली बार मिला था तब मैं मामा की गोदी में था। तभी अगर आपने मुझे बताया होगा कि आप मेरे चाचा है, काका है, मामा है, दूर के जो भी है, अभी मुझे कहाँ से याद रहने वाला है? और जब मुझे याद नहीं रहता तो वो सामने से डायलॉग आता है, इससे तो कुछ याद ही नहीं रहता। और फिर वहां पर आकर और मम्मी डैडी कहते हैं बेटा तुझे इतना याद नहीं, बेटा ये तुझे मालूम नहीं, ये कौन है तुझे पता नहीं। अब बोलो इस पर्सन का क्या होता होगा? उसके तो बेचारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, और अगली बार से वो क्या बोलता है पता है? मुझे जाना ही नहीं है शादी में। सब लोग यही पूछते हैं, बोले 10वीं के बाद क्या कर रहा है, 8वीं के बाद क्या कर रहा है, और उसके बाद में ये बचा हुआ मुझे जानता है क्या? अरे क्या, लाइक really nobody is talking about their psychological development, and that is creating a major challenge, right? Okay, so yeah, let me share this again. So we have come over this and we have seen that it is not this kind of challenge, and now we have understood what is the root cause.
द रूट कॉज इज द साइकोलॉजिकल चैलेंज, और हमें उसी के ऊपर अभी फोकस करना है. लेट अस मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल पोल व्हिच आई वांटेड टू टेक विद यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर मैं पोल एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, यहाँ पर देयर वाज सम चैलेंज, बट आई एग्जीक्यूटेड इट थ्रू दिस. रानी भाभी, आपको क्या कहना है? डू यू लाइक एग्री टू दिस व्हाट आई हैव जस्ट शेयर्ड ओवर हियर? बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल, मतलब सबके मन की बात है ये सब, और सब लोग बिल्कुल जल्दी सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि व्हाट ऑल सॉल्यूशंस वी कैन ऑफर फॉर बेस्ट पेरेंटिंग. यस, ओके, फाइन, श्योरली हम लोग जरूर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं. सो हम लोगों ने रूट कॉज को एक आइडेंटिफाई बात कर. ही तुषार, डॉक्टर तुषार, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि Right. हमारे साथ अभी जुड़े हैं. हेलो, यस, मैं सुन पा रहा हूँ. शोभा जी लोया, जो संयोजिका है आज के प्रोग्राम की. इस प्रोग्राम में हमारा बहुत सुंदर साथ दिया है दो बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशंस ने, और कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. बस उसी तरह मैं कुछ कहूंगी कि मतलब बस सोचना हुआ, कंसेप्ट है कंसेप्ट, लेकिन उसके साथ में लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है हमारे साथियों का, वो उससे भी बड़ा होता है. तो इतने सुंदर भूमिका अदा कर रही हैं हमारे साथ में मंगला जी और शोभा जी. मैं बुलाना चाहूंगी आपको कि आए हुए अतिथि का, हमारे आज के स्पीकर का आप शब्द सुमन से स्वागत करें. शोभा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, एक्चुअली म्यूटिंग का ऑप्शन हम लोगों ने ऑफ किया, तो आई विल डू इट नाउ. आई विल अलाउ पार्टिसिपेंट्स. या अभी शोभा जी आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप. हेलो, यस, यू आर एबल टू हियर. गुड इवनिंग सर. बहुत अच्छी शुरुआत रही, धुआंधार शुरुआत रही आपकी. थैंक यू सो आज मच. हमारे साथ में नागपुर की अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन एवं प्रगति राजस्थानी महिला मंडल, ये दो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है. अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल की ब्रांच है, जो नागपुर शाखा है ये नागपुर का. तो मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा को आमंत्रित करती हूँ. वे आपके वेलकम के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे. शकुंतला जी. शुरुआत में नेटवर्क का इशू था, कोई जुड़े हैं क्या शोभा जी? मैं देखती हूँ. तब तक मैं प्रगति राजस्थानी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मंगला श्री सारडा को आमंत्रित करती हूँ कि वे डॉक्टर रानी भुतड़ा एवं डॉक्टर तुषार जी के स्वागत में वेलकम स्पीच करें. श्रीमती मंगला जी सारडा. जय श्री कृष्णा. मैं प्रगति राजस्थानी महिला मंडल की अध्यक्ष मंगला सारडा आप सभी का विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा तेजस्वी के पहले वर्कशॉप द क्वेश्चन फैक्टर वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज के सेमिनार के ट्रेनर, ऑथर, काउंसलर डॉक्टर तुषार चौथानी जी जलगांव, इनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन. मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ रानी जी भुतड़ा का, जिन्होंने इन 5 दिवसीय सेमिनार से जुड़ने का हमें सुनहरा अवसर प्रदान किया. पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. मंगला दीदी, आवाज आ रही है? मैं शकुंतला अग्रवाल. हाँ जी शकुंतला जी बोलिए. जय श्री कृष्णा. वेलकम के लिए आमंत्रित है. पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. सभी का स्वागत करती हूँ. तुषार सर, आपका जैसा हमने सुना है छोटा सा परिचय, लेकिन बोलते हैं ना, कीर्ति लहान पर मूर्ति लहान पर कीर्ति महान, उसी तरह का आपका वो छोटा सा बायोडाटा था. आज सबको सच में काउंसलर की बहुत जरूरत है. बच्चों को, पेरेंट्स को जरूरत है, क्योंकि बच्चे लोग तो अपना काम करते रहते हैं, बचपना है, सब कुछ है, लेकिन पेरेंट्स लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं है, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं बस. तो इसलिए मैं जो आप बोल रहे हैं सब मैं समझ भी पा रही हूँ.
और मुझे लगता है इन सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, और आप इसी तरह गाइड करते रहिए। रानी जी भुतड़ा का भी हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 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 धन्यवाद शकुंतला जी। और डॉक्टर रानी भुतड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं आप। थैंक यू। फिर से सब लोग उत्सुक है आपको सुनने के लिए। Sorry parents for the interruption, but that was mandatory. Okay. So thank you so much. Thank you so much for such a warm welcome. काफी अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में आकर, बिकॉज कंसर्न पेरेंट ही है जो एक्चुअली बच्चों को काफी अच्छा होलिस्टिकली गाइड कर सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन। हम लोगों ने लिस्ट तो बना लिया और हमारी लिस्ट भी पता चल गई, हम लोगों को रूट कॉज भी पता चल गया एग्जैक्टली क्या चैलेंज है, किसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीमारी पता चलने से बीमारी दूर हो जाती है? जैसे मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मुझे क्या बीमारी है, तो मुझे एक काउंसलर ने बोला कि तुम्हें 3 महीने मेरे पास आना होगा, हर 15 दिन में एक बार। तो बोला पक्का, मैं जरूर आऊंगा। और 3 महीने में मैं 6 बार उनके पास गया, और 6 बार हमारे साथ इंटरेक्शन होने के बाद में मुझे मेरे काउंसलर ने कहा, तुषार तुम्हें पता है? बोला क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? और तब उन्होंने कहा, तुषार तुम्हें डिप्रेशन की बीमारी है। I said fantastic, ये मुझे पता चल गया मुझे क्या बीमारी है। गुड, ग्रेट, वंडरफुल। एक बात बताइए, क्या बीमारी पता चलने से सब कुछ हो जाता है? Frankly speaking, no. बीमारी पता चलने से कुछ भी नहीं होगा। हमें उसे एक स्टेप आगे लेके जाना है, हमें उसे क्लियर करना है, उस रूट कॉज पर काम करना है। क्योंकि देखिए ना, अगर एप्पल फ्रूट जो उगता है पेड़ पर, एप्पल का टेस्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप किस पर काम करते हैं? एप्पल पर। किस पर काम किया जाना चाहिए? कि एप्पल को सिर्फ वैक्स की पॉलिश करते रहना चाहिए। एप्पल को वैक्स की पॉलिश करके कोई फायदा नहीं, वो टेम्पररी रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हमें फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो मुझे रूट्स पर काम करना होगा। एक बार रूट्स पर काम कर दिया तो ऑटोमेटिकली फ्रूट अच्छे मिलने लग जाएंगे। And that's the thing that we are going to do. We are going to work on the root cause. जो हमारा root cause है उस पर काम करना शुरू करते हैं। So now let us understand what is emotional intelligence. अब ये बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है, तो हम लोग इसे ना बहुत सिंपल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। What is intelligence? So अगर आपको ये लगता है कि इंटेलिजेंस एक सबसे बढ़िया मार्क लाने को इंटेलिजेंस बोला जाता है, okay, will that be? क्या इंटेलिजेंस फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग को कहा जाता है? कोई पता एकदम खाड़ 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 फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, क्या उसे हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे? क्या हम लोग उसे इंटेलिजेंट कहेंगे जो बहुत ही विटी आंसर्स या कमेंट्स देता है? जैसे आजकल ट्विटर पे होता है ना, कोई वो एक डायलॉग लिखता है, उसके नीचे 10-10 डायलॉग उसको रिप्लाई देते हैं। फेसबुक पर कुछ कमेंट्स, मजाकिया कमेंट्स, कुछ जो मजाकिया कमेंट देता है, क्या वो इंटेलिजेंट है? क्या कोडिंग करना वो इंटेलिजेंस है? क्या एबिलिटी टू प्ले अ स्पोर्ट या फिर कोई चीज को कुक करना ये इंटेलिजेंस है? डू यू थिंक दिस ऑल आर इंटेलिजेंसीज? एक्चुअली गेटिंग अ टॉप मार्क्स इज एक्चुअली अ हार्ड वर्कर की निशानी होती है। दिस इज हार्ड वर्कर। स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता है उसकी इंटेलिजेंसी इंग्लिश से नहीं, उसकी इंटेलिजेंसी और रूट पर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश, और कौन से वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, ग्रामर को कैसे यूज करना है। विटी आंसर्स देने के लिए अगेन बहुत सारे करंट वर्ल्ड सिचुएशन का नॉलेज होना जरूरी है। एबिलिटी टू डू कोडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आप देखोगे कि वो तो आउटकम है, ये सब आउटकम है। एक्चुअली इंटेलिजेंस इसके पीछे छुपी हुई है, उसके आगे है ही नहीं। सो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू डू राइट थिंग विथ राइट इंटेंट एट द राइट टाइम with right people for right outcome. मतलब किसी की एबिलिटी होती है सही काम करना, सही इंटेंट मतलब सही फोकस के साथ काम करना, सही टाइम पर वो काम करना। गलत टाइम पर सही काम करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। okay. विथ राइट पीपल, सही लोगों के साथ में वो काम करना और सही आउटकम के लिए ये काम करना। ये थोड़े समय पहले तक इसे इंटेलिजेंस समझा जाता था, लेकिन अभी हम लोगों को अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी है तो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इससे एक और स्टेप आगे है।
इट गोज बियॉन्ड दिस, दिस इज कॉल्ड एज विजडम। और हम लोग अभी इमोशनल विजडम की तरफ बढ़ने वाले हैं। इट इज नॉट द एबिलिटी बट इट इज डूइंग। बहुत लोग एबल होते हैं, मतलब डिग्री वाइज यू आर एबल टू डू दिस थिंग, लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी क्या आप करते हैं? चलो बाकी सबको छोड़ो यार, आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आपको ये पता है हेल्दी खाना क्या होता है और क्या खाना चाहिए? यू नो व्हाट इज हेल्दी फूड, राइट? क्या आप रोज हेल्दी खाना बनाते हैं? That's the thing. You have ability to do, मतलब आपको पता है कि वो कैसे किया जाता है, that is an ability. But frankly speaking, are we doing it? हमको ये भी पता है कि बच्चों को कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन सी शिक्षा देने की जरूरत है, कौन से मतलब संध्या पठन करवाने की जरूरत है, उनके पास से कुछ पूजा आरती ऐसी कुछ चीजें अगर हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गुड, वी ऑल नो दैट, बट फ्रैंकली नॉट डूइंग इट इज नॉट गेटिंग रिजल्ट। तो सिर्फ मालूम होने से काम नहीं होता, अप्लाई करने से काम होता है, और इससे विजडम कहा जाता है। इंटेलिजेंस से काम नहीं होता, आज की तारीख में विजडम इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग अपने इमोशंस को समझने के लिए ना एक छोटा एक्टिविटी करेंगे। ओके, आर यू रेडी फॉर एन एक्टिविटी? और इस एक्टिविटी के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। ओके, जैसे आप अपने नोटपैड के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, तो हम लोग थोड़ा नोटपैड का यूज कर लेते हैं। तो आपके पास जो नोटपैड है ना, उसमें से एक पेज आपको बाहर निकालना है। ओके, जस्ट पुल आउट अ पेज, और आपके राइट हैंड में ऐसे पकड़ के मुझे दिखाइए, आपके राइट हैंड में पेज ऐसे पकड़ के मुझे दिखाइए। जरूरी नहीं ब्लैंक पोस्ट में लिखा होगा तो भी चलेगा, लेकिन पेज आपको बाहर निकालना है नोटपैड में से। नोटपैड में मत रखिए, नोटपैड में से बाहर फाड़ के निकालिए, पुल इट आउट फ्रॉम योर नोटपैड। ओके, हाँ, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, तो आई कैन सी यू ऑल गुड। ओके ओके, अब ये पेज आपने मुझे दिखाया, अब आपको एक सिंपल काम करना है। जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देने वाला हूँ वो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके, आंखें खुली मत रखिएगा। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज आई से। कूल? ओके, तो सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, बॉन क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ओके, उसके बाद में अब आपको अपने पेज को हाफ में फोल्ड करना है, अपने पेज को हाफ में फोल्ड करना है। चाहिए तो दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, अपने पेज को हाफ में फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड योर पेज इन हाफ, एंड नाउ कट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। पेज का ऊपर का राइट हैंड कॉर्नर आपको कट करना है, कट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। आंखें बंद ही रखिएगा। ओके, नाउ अगेन फोल्ड योर पेज इन हाफ, अपने पेज को और भी ज्यादा हाफ में फोल्ड कीजिए, और इस बार उसका नीचे का लेफ्ट हैंड कॉर्नर कट करना है आपको, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कट द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। एंड नाउ फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार आपके पेज को डायगोनली फोल्ड करना है। अभी जैसा आपको समझ में आता है डायगोनली, मतलब क्रॉस कॉर्नर्स बोलते हैं उसे, डायगोनली, या जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा आपको डायगोनली फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद उसका ऊपर का लेफ्ट हैंड कॉर्नर कट करना है, ऊपर का लेफ्ट हैंड कॉर्नर कट करना है। जस्ट कट द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ओके, नाउ ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए, और अगर बचा होगा तो अपना पेज भी ओपन कर लीजिए, अगर बचा है तो अपना पेज भी ओपन कर लीजिए, एंड यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस, अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, जस्ट स्विच ऑन योर वीडियोस एंड शो मी द पेज। अपना पेज बताइए आप सब लोग किस तरीके से आपका पेज है, लेट मी सी, लेट मी सी। कूल, हे, और टेल मी, मैंने सबको इंस्ट्रक्शन सेम दिया या अलग दिया? सेम दिया ना, तो फिर सबका आउटकम अलग क्यों आया? सेम आना चाहिए था ना, जैसा मेरा आउटकम है वैसे ही आपका आउटकम आना चाहिए था। इट शुड हैव कम सेम। आउटकम अलग क्यों आया? You know why? Because this is all the game of programming that you had. आपका जो प्रोग्रामिंग हुआ है उस हिसाब से आपने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले आपको कहा कि पेज को हाफ में फोल्ड करो, तो किसी का प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ कि पेज को ऊपर से नीचे फोल्ड करते हैं तो इसको हाफ बोला जाता है, और अगर ऐसा किया तो अपर राइट हैंड कॉर्नर ये हो गया। किसी किसी को सिखाया गया
पेज को नीचे से ऊपर फोल्ड करना है, और ये अपर राइट हैंड कॉर्नर ये हो गया। जबकि मैंने सबसे पहला फोल्ड किया, मैंने पेज को इस तरीके से फोल्ड किया। यू नो व्हाई? आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, वी हैव अ फैमिली बिजनेस, और मैं बचपन से दुकानदारी पर जा रहा हूँ। आई हैव सीन शॉप्स, आई हैव बीन देयर, और मैं देखता था कि रोज शाम को मुनीम जी आते हैं और हिसाब मिलाते हैं। और मेरे डैड का एक ही डायलॉग, जब तक हिसाब नहीं मिलता तब तक घर पे नहीं जाना, हिसाब मिलना चाहिए। ओके, एंड दैट इज व्हाई अकाउंट्स लिखने के लिए हमेशा पेज ऐसे ही फोल्ड किया जाता है, टैली होना चाहिए ना, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग सामने सामने टैली होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने इस तरीके से फोल्ड किया। दिस इज माय प्रोग्रामिंग। अब ये नहीं कह सकते कि किसी का प्रोग्राम गलत है या सही है, बट दिस इज हाउ वी आर प्रोग्राम। अच्छा, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब मैंने बोला कि कॉर्नर कट करना है। अब जनरली फॉर लेडीज उनका स्वभाव होता है काट कसर वाला। तो जैसे मैंने कॉर्नर बोला ना, तो उन्होंने एग्जैक्टली कॉर्नर कट किया और रख दिया। लेकिन किसी किसी का हाथ एकदम खुला होता है, ये बस पेज कट करना है, उनको जैसे ही ऑप्शन मिला, अब मजा आया। सी ऑल ऑफ दिस इज प्रोग्रामिंग। अच्छा, जो पेज आपने कट किया ना, कुछ लोगों ने वो कट करने के बाद इस तरीके से रखा कि एक साइड में उसको उठा के बाद में डस्टबिन में फेंक दूं, और किसी किसी ने कट किया नीचे फेंक दिया, बाद में देखेंगे आएगा कोई झाड़ू करने वाला तो करेगा। दिस ऑल इज गेम ऑफ प्रोग्रामिंग, और यही हमारे इमोशंस को जनरेट करता है, जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दिस इज ऑल व्हाट इज इम्बाइब्ड इन अस, ये सब हमारे प्रोग्रामिंग का आउटकम है। ओके, if you agree to this, just type A in the chat box. Type A in the chat box if you see this has happened with you. Okay, there are a lot many A's over here. Cool. Okay, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी है ना, हम लोग एक इमोजी गेम खेलने वाले हैं। ओके, व्हाट इज दिस इमोजी गेम? इमोजी गेम में मैं आपको एग्जैक्टली 75 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। हाउ मच टाइम? इट्स 75 सेकेंड्स। ओके, 75 सेकेंड्स में आपको अपने नोट पैड पर जितने भी लिस्ट ऑफ इमोशंस आपको पता होंगे उसका लिस्ट लिखना है। ओके, 75 सेकेंड्स में जितना भी लिस्ट ऑफ इमोशंस आपको पता है उतने आपको लिखने हैं। लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आप कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, पसंद है, उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, तो दिस इज व्हाट, तो मेरा लिस्ट ऐसा कुछ निकलता है। सो लविंग, बोल्ड, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, एंग्री, ऐसे कुछ मेरी लिस्ट बनती है। ओके, आपको ऐसी कुछ लिस्ट बनानी है। कूल, कैन यू मेक दैट? ओके, तो आपके 75 सेकेंड्स शुरू होते हैं इन 3, 2, 1 एंड गो। लिखना शुरू करना है। लिस्ट ऑल द इमोशंस, जो भी आपको पता है वो इमोशंस का लिस्ट कीजिए। ओके, आफ्टर यू आर डन, मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ इमोशंस, जैसे जो भी आपको लिस्ट आई, जैसे आपको 10 इमोशंस का लिस्ट आया, 12 का आया, 15 का आया, 8 का आया, दैट नंबर, ओनली पुट दैट नंबर ओवर हियर। Okay, cool.
सो वट एवर नंबर्स आई सी, मैं उसका इजीली एवरेज निकाल सकता हूँ, और एवरेज अगर हम लोग देखा जाए तो देयर इट इज एवरेज इज समवेयर अराउंड 9 और 10। किसी को 5, 6, 7 आए, किसी को बहुत ही कम लोगों को 15, 16, 17, 18 है, बट ऑन एंड ऑन द एवरेज इज नॉट बियॉन्ड 10। सही है, 10 के आसपास एवरेज आ रहा है। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग, आपको रियली पता है इंग्लिश वोकैबुलरी में इमोशंस के लिए 2000 अलग अलग वर्ड्स है। देयर आर 2000 डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट इमोशंस दैट ह्यूमंस हैव। इंग्लिश में अगर इतने हैं तो संस्कृत और हिंदी में सोचिए और कितने ज्यादा होंगे, क्योंकि इंग्लिश इज लिमिटेड लैंग्वेज, हिंदी एंड संस्कृत आर वेरी हायर ऑर्डर लैंग्वेज। अगर हमारी खुद की इमोशंस की वोकैबुलरी इतनी कम है तो क्या हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि आप कौन से इमोशन में हो? क्या उसे लेबल करना हम उन्हें बता पाएंगे? हम है ना हर चीज को एक ही डेफिनेशन में दे देते हैं, जैसे गुस्सा। अब गुस्सा इज एक्चुअली 5 लेवल थिंग। मैं नाराज हूं, नाराजी से लेके फ्यूरियस, ओके, सैड से लेके फ्यूरियस तक 5 अलग अलग डिग्रीज होती है, लेकिन हमारे पास शब्द एक ही है, गुस्सा क्यों कर रहा है? और यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। हम लोग बहुत सारी बड़ी रेंज को एक लिमिटेड इसमें फोकस करके वो प्रेजेंट करते हैं, और फिर नीचे वाले लेवल पे हो या ऊपर वाले लेवल पे हो, गुस्सा तो गुस्सा ही होता है ना, उसका डिग्री ऑफ चेंज पता ही नहीं होता। एंड देयर इज वेयर द इमोशनल इंटेलिजेंस डजंट हैपन। इमोशनल इंटेलिजेंस वहां से इसीलिए नहीं आती है। ओके, लेट अस मूव अगेन। हमारे अगर पूरी लाइफ को एक मेंटल कंटेनर में डाला जाए, मेंटल कंटेनर मतलब आपके जो भी लाइफ में हुआ है उसको आप दिमाग में से निकाल कर एक कंटेनर में डाल दो, तो वो 3 लेवल्स पर होता है। नंबर 1 होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियसली जो हो रहा है उसके आसपास आपको पता होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके आसपास में कुछ और है, उस वहां पर आपका ध्यान है, फैन शुरू है, उसकी हवा आपको लग रही है, ऑल दैट इज हैपनिंग, दैट इज कॉन्शियस माइंड। बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज कम आ रही है, कभी वॉइस ब्रेक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। मैंने आपको कुछ लिखने के लिए कहा, आपने लिखा, दिस वाज अ कॉन्शियस कमांड व्हिच वाज फॉलोड। ओके, दिस इज द टॉप लेवल। उसके बाद में दूसरा जो लेवल होता है दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। अब प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? प्री कॉन्शियस माइंड का मतलब ये माइंड जो एक्चुअली अभी करंटली नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन जैसे उसके बारे में मैं एक हिंट देता हूं, वो सब यादें आपके माइंड में ताजा हो जाती है। एक करें एक्सपेरिमेंट इसके बारे में। ओके, सो योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर स्पाउस, आपकी और आपके हस्बैंड की फर्स्ट मीटिंग, याद आया कुछ? बहुत सारा कुछ याद आ गया। क्या बात हुई थी, क्या दिया गया था, कौन सी स्वीट खिलाई गई थी, कार्ड दिया गया था, कोई गिफ्ट दिया गया था, लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी पहली 2 व्हीलर जिसमें आप कॉलेज गए थे या आफ्टर मैरिज आपको गिफ्ट मिला था, ऐसा कुछ। अब देखिए, ये है ना आपके माइंड में ताजा नहीं है, लेकिन जैसे उसका एक हिंट मिलता है तुरंत आपका ब्रेन इतना फास्ट होता है, उस जर्नी में वो चला जाता है, उसको रिकॉल करने के लिए उसको टाइम ही नहीं लगता। दिस इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, दिस इज योर प्री कॉन्शियस माइंड, इट रेसेस वेरी फास्ट। और इसका एक डीप रूटेड तीसरा फैक्टर है, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना भी है, इसे कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। नाउ कॉन्शियस माइंड की चीजें आपको मालूम होती है, प्री कॉन्शियस चीजें भी आपको मालूम होती है, लेकिन ये सबकॉन्शियस में जो डीप रूटेड है ना, आप शायद उसका कारण भूल गए हो लेकिन उसे अभी भी फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? विच इज योर फेवरेट कलर? नाउ बहुत सारे लोगों ने यहाँ कोई कलर का नाम ले लिया, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, जो भी कलर था वो नाम ले लिया।
अब मैं आपको पूछता हूँ ये कलर आपको क्यों पसंद है? बाय। कुछ लोग बोलेंगे ये अच्छा लगता है, वैसा लगता है। मैं बोला ये तो आपने सुपरफिशियल आंसर दिया, सही रीजन बताओ, सही रीजन बताओ। तो ऐसे जैसे जैसे मैं पीछे जाते जाऊंगा ना, और क्या कारण है, और क्या कारण है, आखिरी का आंसर आपका क्या आएगा मालूम है? आखिरी का आंसर आपका रहेगा मेरी मर्जी, मेरा फेवरेट कलर, मेरी चॉइस। ऐसे दिस इज द लास्ट आंसर दैट यू कुड गिव। क्योंकि पता है आपको वो कलर कब से फेवरेट हुआ वो याद ही नहीं है, और उसके पीछे कारण क्या था वो पता ही नहीं है, वो भूल जाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने, मेरे कोच ने पूछा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मैंने बोला मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। उसने पूछा क्यों, मैं बोला बस अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है, वो वैसा लगता है, ये चीज है, वो चीज है। ये सब सुपरफिशियल आंसर है, ओरिजिनल आंसर है ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे पूछा पहली बार आपको ब्लैक कलर कब अच्छा लगा? बोला शायद मैं 10th में था, तब मैंने ये सूट लिया था, तब मुझे ब्लैक कलर अच्छा। बोले उसके पहले और कब, उसके पहले और कब, उसके पहले और कब? फिर फाइनली पीछे जाते जाते मुझे याद आया, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब मैं फिल्म फेयर अवार्ड देख रहा था, और उस फिल्म फेयर अवार्ड में रेड कारपेट पर वो सलमान खान को प्राइज मिला था कुछ तो, लाइक बेस्ट हीरो करके, और उसने ब्लैक सूट पहना था, उसकी वाइट ग्लोइंग स्किन, वो ब्लैक सूट और वो रेड कारपेट, वो मेरे ब्रेन में इतना जबरदस्त उस टाइम इम्पैक्ट कर लिया कि मैंने सोचा ब्लैक से अच्छा तो कुछ दिखता ही नहीं है। बट ये कब हुआ पता है? ये 45 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन जब हुआ मेरे कोच के साथ में, तब जाकर ये चीज पता चली। उसके पहले तो कोई भी पूछता तेरा फेवरेट कलर, सोचने की जरूरत क्या, ब्लैक है ना। सेम हैपेंस विद लॉट ऑफ यू। ओके, उसके पीछे का कारण हम भूल गए, लेकिन हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर अभी भी हम लोगों को पूछते हैं कि घर के आंगन में तुलसी क्यों लगाते हैं, राइट पैर ही पहले क्यों बाहर आता है, जो टीका किया जाता है वो अंगूठे से ही क्यों किया जाता है? वी डोंट नो द रीजन, वी हैव फॉरगॉटन इट, बट स्टिल वी आर डूइंग इट द सेम वे। ओके, ये जो सबकॉन्शियस में होता है ना, वो डीप रूटेड होता है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। ओके, ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हमारा आउटकम क्रिएट करता है, और ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कब होती है पता है? इट स्टार्ट्स विथ 3rd वीक ऑफ बर्थ, पैदा होने के 3रे हफ्ते से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और मेजर प्रोग्रामिंग हो जाती है बच्चे के 16 साल की उम्र तक। 80% प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है 16 साल के अंदर, और अगर पर्सनली मुझे पूछो तो 60% प्रोग्रामिंग शुरू खत्म हो जाती है एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र तक 60% प्रोग्रामिंग हो गया। अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, वो प्रोग्राम को बाहर बुला रहे हैं और उससे काम कर रहे हैं। जैसे अभी पेज कटिंग वाला हम लोगों ने किया ना, हम लोगों ने अपना पुराने प्रोग्राम को बाहर बुलाया, पेज को फोल्ड करना है, पुराने प्रोग्राम को बुलाया, पेज को फोल्ड कैसे करते हैं? ओके, पेज को फोल्ड करते हैं ऐसे, वी डिड दैट। सो पहले हम लोग हमारा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। अब पेरेंटिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंट एजेंडा है? बच्चों की प्रोग्रामिंग एज अ पेरेंट वी आर डूइंग इट। हमने उनके माइंड में भर दिया इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ऐसा होने पर चिड़चिड़ की जाती है, ऐसा होने पर खुश हुआ जाता है। आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है आपके इमोशंस की, एग्जैक्टली वही इमोशन की वोकैबुलरी उनके पास गई। बेटा मेरा दिमाग खराब मत कर, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, बस मेरा दिमाग खराब मत कर, पकड़ लिया। एंड देन दैट इज ingrained प्रोग्रामिंग में, डीप रूटेड, इट हैज गॉन डीप डाउन। ओके, सो जो भी हमारा सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है डीप in my mind, I am always working with that, I'm always working with that. Okay, yeah, now whatever you do, it is all because of your subconscious experiences. आपके subconscious के experiences में जो कुछ है, आप सब कुछ कर रहे हैं उसी के लिए, nothing beyond it. Now let us skip this part. इसके अलावा हम लोग अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी समझते हैं. What is like, how does this emotional intelligence journey works? Okay, so इमोशनल इंटेलिजेंस के ना 5 लेवल है. देयर आर 5 स्टेप्स. जैसे हम लोग स्टेयरकेस चढ़ते, ओके ओके, मान लीजिए कि स्टेयरकेस में 5 स्टेयर्स है. देयर आर 5 स्टेयर्स, और हर स्टेयर की जो हाइट है ना वो 2-2 फीट की है. अपने घर पे तो सिर्फ 8 इंच या 9 इंच का जीना होता है, बट ये 2 फीट का जीना है, तो एक टाइम पर हम लोग एक ही चढ़ सकते हैं, 2 नहीं चढ़ सकते.
इट्स ओनली वन एट अ टाइम. ओके, सो ये स्टेयरकेस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. सो द फर्स्ट स्टेयर इज सेल्फ अवेयर, मतलब अपने आप को बेहतर समझना, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. द सेकेंड स्टेज इज नाउ मैनेजिंग माई सेल्फ. सबसे पहले खुद को समझा, खुद को मैनेज किया. जैसे मुझे समझ में आ गया कि मुझे छोटी सी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. पहले मैं उसके बारे में अवेयर हुआ, उसके बाद में मैंने अपने आप को मैनेज करना शुरू किया. ओके, मुझे समझ में आ गया मुझे गुस्सा आता है, तो मैंने अपने आप से रिमाइंडर डालना शुरू किया. जैसे ही मुझे गुस्सा आता है मुझे पानी पीना है, जैसे मेरा हार्ट बीट हाई होता है मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है. आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट स्टेज इज एम्पथी. एम्पथी का मतलब होता है सामने वाले को समझना, अंडरस्टैंडिंग द अदर्स. उसका नेक्स्ट स्टेज होता है सोशल अवेयर, मतलब लोगों को समझना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है. एंड फाइनली द लास्ट स्टेज इज सोशल मैनेजमेंट, मतलब सामने वाले को मैनेज करना. अब ये रियल लाइफ में क्या करते हैं हम लोग पता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा. सबसे पहले है ना हम लोग सामने वाले को मैनेज करने के लिए जाते हैं. सबसे पहले बोलते हैं तू तेरा ये काम बंद कर, तेरी वजह से ये हो रहा है, तू ऐसा करता है इसीलिए ऐसा होता है. हम लोग सबसे पहला स्टेज ले रहे हैं, दैट इज सोशल मैनेज. इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है ये मेरा टीवी का रिमोट, मतलब ये मेरा रिमोट, ये रिमोट आपके हाथ में दिया, आपको जो चाहिए करो. कॉलेज का एक बहुत बड़ा अच्छा वाकया मुझे याद आ रहा है. हम लोग एक बार क्लास में बैठे दोस्त लोग, और दोस्तों के बीच में शर्त लगती रहती है. तो एक दोस्त ने शर्त लगाई, बोले ये जो आज अभी मास्टर आएगा ना ब्रेक के बाद में, नगला वाला सर, उसको मैं 2 मिनट में टॉप लेवल का गुस्सा दिलाऊंगा. मैंने बोला नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, ये सर को गुस्सा नहीं आता. नहीं बोला शर्त लगा ले. बोला क्या शर्त लगाएगा. अब वो शर्त क्या चीज की लगी वो बताने की मैं अभी यहाँ बात नहीं करूंगा, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई वाज श्योर कि उसे 2 मिनट में गुस्सा नहीं आएगा, और 2 मिनट का टाइम लाइन दिया था. नाउ वो सर आया, फिर मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से 2 मिनट के अंदर सर को इतना गुस्सा आ गया कि पीछे बैठे हम 5 लोगों को क्लास में से बाहर निकाला और पूरे साल भर क्लास में नहीं आने का ऐसा हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया. और सर का गुस्से का लेवल वाज लाइक टॉप नॉच. और फिर मैंने दोस्त को पूछा तूने ऐसा एग्जैक्टली किया क्या, व्हाई डिड दैट सर गॉट एंग्री. और फिर उसने पूछा क्या तुझे वो आवाज सुनाई दी थी म्याऊ. मैंने हाँ म्याऊ मुझे आवाज सुनाई दी थी. सो व्हाट. बोले हमारे गली में है ना इसको सब कैट बुलाते हैं, बिल्ली बुलाते हैं, ये हमारी गली में ही रहता है. और बोले इसको इस वर्ड से बहुत चिढ़ है, इस आवाज से बहुत चिढ़ है. और मैंने एग्जैक्टली बेंच में नीचे जाकर यही किया म्याऊ. और जैसे उसको म्याऊ किया ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और उसने वो गुस्सा दिखा दिया. हाँ सी, सर का रिमोट कंट्रोल मेरे दोस्त के पास में, सर को गुस्सा कैसे दिलाना है वो उसको मालूम है. वैसे वो सर ने अपना रिमोट कंट्रोल 50 लोगों के हाथ में दे दिया है. क्या आपने आपके रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए? अनजाने में शायद आपने ये कर दिया है. कोई आपको कैसे खुश कर सकता है, कोई आपको कैसे नाराज कर सकता है, कोई आपको कैसे गुस्सा दिला सकता है. You have done it all. और हम लोग कहते हैं कि तू ये करना बंद कर तो मेरा गुस्सा बंद होगा. हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पूरा प्रोग्राम है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होने वाला है. मुझे ये बताइए मैं किसी और को मैनेज कर सकता हूं क्या? I can really not manage anybody else. I can only manage myself. तो शुरुआत हमेशा इससे होगी, फर्स्ट आई विल गेट सेल्फ अवेयर. पहले मैं अपने आप को अवेयर करूंगा मेरे खुद के बारे में, फिर मैं अपने आप को मैनेज करूंगा, मेरे इमोशंस को मैनेज करूंगा. फिर उसके बाद आएगा एम्पैथी, मतलब सामने वाले को समझना. फिर उसके बाद आएगा कनेक्ट विद दैट पर्सन, सोशल अवेयर. उसके बाद सोशल मैनेज. आप डायरेक्टली किसी को मैनेज करने जाएंगे तो नहीं होने वाला है. सबसे अच्छा मैनेजर वो होता है जो खुद को अच्छी तरह मैनेज कर पाए. कैप्टन कूल, कौन याद आता है जब मैं ये बोलता हूँ कैप्टन कूल? नाउ एवरीबॉडी रिमेंबर्स MS धोनी. ही इज कैप्टन कूल. वो शांत दिमाग का रहता है, इसीलिए उसे पता है कि किसके पास से कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना है, कब निकलवाना है.
बिकॉज ही इज सेल्फ अवेयर, ही इज सेल्फ मैनेज, ही कैन मैनेज अदर्स। जो खुद को मैनेज कर सकता है वो दूसरे को मैनेज कर सकता है, जो खुद को मैनेज नहीं कर सकता वो किसी और को भी मैनेज नहीं कर सकता। और यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजिंग अदर्स। ओके, या बताओ, द क्वेश्चन कम्स, हम लोग यहाँ तक तो आ गए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज एम्पैथी, मतलब खुद को भी समझना और सामने वाले को भी समझना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा फर्क है। सिंपैथी का मतलब होता है सामने वाले के साथ उसके बहाव में बह जाना, व्हेयरएज एम्पैथी का मतलब समझना कि हाँ आप तकलीफ में, लेकिन उनके साथ बहाव में बहना नहीं। टीवी में ना बहुत सारी अलग अलग सीरियल्स आती है। ओके, अब मैं जनरली ट्रैवल करता हूँ, तो मैं साल में, जैसे कोविड से पहले मैं कम से कम साल में 130 दिन ट्रैवल करता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर 130 डेज। करीब आधा साल में घर पे रहता ही नहीं था। 1/3 ऑफ द ईयर मैं ट्रैवल करता अलग अलग सिटी में। तो मैं महाराष्ट्र, MP और गुजरात, ऐसे 3 स्टेट्स में ट्रैवल करता हूँ ज्यादा। तो एक बार नागपुर में मेरा सेशन था, तो नागपुर का सेशन करके मैं रिटर्न जा रहा था। तो विदर्भ एक ट्रेन है जहाँ से शाम को 5:30 बजे होती है, रात को 12 बजे जलगांव पहुंचती है। क्योंकि मेरा दिन भर सेशन चला था, 5 बजे तक मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैं वापस ट्रेन में आया। मेरे लाइक 3rd AC कंपार्टमेंट में से जो टॉप वाली मेरी सीट थी उस पर जाकर मैं लेट गया। आई वाज ट्राइंग टू स्लीप। नीचे 2 लेडीज आई, आपस में बात कर रही थी। नाउ दे वर लाइक डिस्कसिंग कि यार इसकी लाइफ में ऐसा हो गया, एक तो उसकी पहले शादी नहीं हो रही थी, उसके बाद में उसकी लाइफ में ये हुआ, फिर वो हुआ, दैट वाज ऑल वाज हैपनिंग। तो इतना सब सुनने के बाद मैं ऊपर से नीचे आया। मैंने बोला आई एम अ काउंसलर, ये जो भी आपकी फ्रेंड है जो तकलीफ में है, उसको मेरे से बात करवाइए एक 15 मिनट, एंड शी विल रियली फील नाइस। मैं काउंसलर हूँ। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। उनका हंसना शुरू हो गया जोर जोर से। ऐसे नहीं, मैं रियली जोक नहीं कर रहा हूँ, आई एम अ काउंसलर, आई कैन हेल्प देम। वो और जोर जोर से हंसने लगे। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, अपने मोबाइल पे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोला, लिंक्डइन का प्रोफाइल खोला, मैं देखो 4000 मेरे कनेक्ट्स है, और दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज लाइक, दिस इज माय कार्ड। और जोर से हंस रहे। बोला एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी फ्रेंड इशिता को हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बोला इशिता वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक टीवी में एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनका लाइफ का डिस्कशन चल रहा था। 10 साल से कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या है। बट व्हाट वन थिंग आई रियलाइज दैट डे, हम लोग उनके साथ उनके सिंपैथी में खो जाते हैं। और सिंपैथी में खोने का मतलब सामने वाला जिस तकलीफ में, उसके साथ उसकी तकलीफ में बह जाना। एम्पैथी का मतलब समझना कि सामने वाले को तकलीफ है, और फिर उससे हेल्प करना कि उसमें से वो बाहर निकले। दैट इज एम्पैथी। गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी और एम्पैथी? किसी के घर में डेथ हो जाती है, सब लोग वहां पर जाते हैं, सामने वाला रो रहा है तो ये भी रोना शुरू कर दे, दैट इज गेटिंग इनटू सिंपैथी। डोंट गेट इनटू दैट। ओके, गेट इनटू एम्पैथी। उनको बताइए कि हाँ मुझे पता है कि ये दिस इज इररिपलेबल लॉस, ये बहुत ही बड़ा लॉस है, इसे हम लोग कवर नहीं कर सकते कभी, बट हमें अभी इससे बाहर निकलना है। चलो, उनका जो कुछ उन्होंने सोचा था माइंड में, उनका गोल पूरा करते हैं। लेट अस डू दैट। इसे कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी में ही हम लोग आगे निकल सकते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेयर केस होगा, दैट विल बी एम्पैथी। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक ब्रिज है, इसे ब्रिज कहा जाता है। एक बार ब्रिज खत्म हो गया तो यहाँ का इंसान यहाँ नहीं और यहाँ का इंसान यहाँ नहीं। सो सेल्फ और सोशल के बीच में ये जो ब्रिज है एम्पैथी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है इमोशनल इंटेलिजेंस में। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू एम्पैथाइज। सो एम्पैथाइज में सबसे पहला है गेस, सेकंड इज एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करना, और तीसरा है ऑप्शंस क्रिएट करना। ये 3 स्टेप्स होते हैं एम्पैथी के। सो हाउ कैन यू डू दैट? और ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करने अपने बच्चे के साथ में। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको चाहिए तो आप पेज पर लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट। ये लिस्ट बहुत ही बड़ा और एग्जॉस्टिव है, लेकिन उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे। जैसे जब आप अपने बच्चे को ये पूछते हैं व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ फ्रेंड, एक बच्चा, एक अच्छे दोस्त में आप कौन सी खूबियां देखते हैं?
तब बच्चा सोचना शुरू करता है, हाँ यार एग्जैक्टली मेरे दोस्त में क्या खूबी है। नाउ वंस ही स्टार्ट्स डूइंग इट, तभी उसने एम्पैथी करना शुरू किया, तभी सामने वाले को समझना शुरू किया, तभी अपने आप को भी समझना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और यही क्वालिटी मैं क्या किसी और में ढूंढ रहा हूं। नेक्स्ट इज विच इज योर बेस्ट मेमोरी। अपने फैमिली के साथ में कौन सी बेस्ट मेमोरी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना वो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुई है फैमिली के साथ में। तो फैमिली में कौन से मेंबर की वो ज्यादा नजदीक है, कौन से मेंबर से वो दूर है और क्यों है, उसका कारण उसे यहां से पता चलेगा विच इज योर बेस्ट मेमोरी। देन व्हाट आर यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ, यहां पर उसे पता चलेगा अफ्रेड की लेवल्स, कौन सी लेवल वाला उसको डर है, बस छोटा मोटा डर है, एकदम रियल बड़ा डर है, या इतनी बड़ी लेवल का डर है कि उसका हार्ट बीट डायरेक्ट 125-150 पहुंच जाता है, पीपी हाई हो जाता है। देन व्हाट मेक्स अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन। हु इज योर फेवरेट टीचर। ओके, 3 साल का बच्चा इसे आंसर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो 4 साढ़े 4 का होगा ना, उसके बाद में जब उसकी सोशल लाइफ शुरू हो जाएगी, तब वो इसके काफी सारे आंसर देना शुरू करेगा। देखिए माधुरी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप अभी से कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में जानना शुरू कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन कम टू माय एनी ऑफ द सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप। उसमें मैं चाइल्ड के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बताता हूँ, मतलब 0 से लेके 18 मंथ्स की एज तक बच्चे का कौन सा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, 1.5 साल से लेके 3 साल की उम्र में क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर 3 से लेके 6 साल में क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, 6 से 12 में क्या होती है, 12 से 18 में क्या होती है। ऑल दीज साइकोलॉजिकल स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, एक के ऊपर एक बिल्ड होता है। तो अगर नीचे वाला फाउंडेशन ठीक नहीं है तो ऊपर वाला फाउंडेशन और वीक होते जाएगा, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, अब देखिए इसमें से ये सब आंसर्स करने के बाद में आपको पता क्या चलेगा, इसमें से ये सब करने के बाद आंसर जरूरी नहीं है, आंसर से ज्यादा जरूरी है क्या बच्चा या फिर क्या आप खुद एम्पैथी के लेवल पर आए, क्या आप लेबल कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्या आप वो लिस्ट बना पा रहे हैं, क्या आप वो सोच पा रहे हैं। वी आर एक्चुअली नॉट गेटिंग। मुझे आप बताइए, फ्री होने के बाद में सबसे पहला काम आप क्या करते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू गेट फ्री। बोले अपने को 2 ही आसन आते हैं, एक है टीवी आसन और दूसरा है मोबाइल आसन, इसके अलावा कौन सा आसन आता है अपने को। सर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, गेटिंग द पार्ट। सो जब ये आंसर क्वेश्चन का आंसर करता हूं ना, तो मैं एक्चुअल अपना ब्रेन दौड़ा रहा हूं और तब मैं एम्पैथी की तरफ बढ़ रहा हूं। तब तक तो कोई और मेरे अंदर जो ठूस रहा है मैं उसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे अंदर किसी ने ठूस दिया कि ये ऐसे ही होते हैं, बस वो वैसे मेरे अंदर ठूस गया, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। स्टार्ट दिस स्टार्ट्स योर इनवर्ड जर्नी, ये आपकी इनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है, एम्पैथी की तरफ आपको बढ़ाता है। और फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा ना, इससे कहते हैं आइसबर्ग, और आइसबर्ग में ना सिर्फ ऊपर का पार्ट है जो लोगों को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ये दिखता है कि कोई इंसान चिड़चिड़ा है, बिहेवियर दिखता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, कुल, लेकिन वो चिड़चिड़ा क्यों है उसका रीजन किसी को दिखता नहीं है, एंड दैट इज डीप रूटेड नीचे। इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्स, बिहेवियर इज व्हाट इज सीन, क्योंकि वो सतह के ऊपर है ना जो लोगों को दिखता है, लेकिन उसके पीछे के कारण जब तक समझ में नहीं आते तब तक उसको आप क्योर नहीं कर सकते। इन सबको छोड़ो यार, चलो कितने लोगों ने यहाँ पहले जिम ज्वाइन करने का ट्राई किया है या सोचा है कल से वॉकिंग जाऊंगी? 25 बार। कितने दिन तक टिकता है? 2 दिन 3 दिन, क्योंकि आपने किस पर काम किया, बिहेवियर पर काम किया। जितने लोग बिहेवियर पर काम करेंगे, अपनी एक्शन पर काम करेंगे, वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है, गारंटी लेकर लिख लो, वो नहीं टिकेगा। लेकिन सबसे नीचे वाले है उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के इमोशंस पर काम करना शुरू कर दिया आपने, फिर आप देखिए आपका बिहेवियर कितने लंबे समय तक टिकता है। मतलब ऐसे ही मैं जिम जाऊंगा तो टिकूंगा नहीं, लेकिन जिस दिन मैं चेकअप करूंगा और डॉक्टर ने बोल दिया जिस हफ्ते आपने 10 किलोमीटर वॉकिंग नहीं किए वो आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है,
अब क्या होगा? अब डॉक्टर मुझे 2 सवाल और पूछेगा, तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी बच्चे का ध्यान रखने वाला कौन है? तुम्हारी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 6 साल की है। बोले उसका ख्याल, उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखने वाला कौन है? बस दैट्स सफिशिएंट। अगले दिन मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। आई विल गेट अप ऑन माई ओन बिकॉज he has touched that part which is very important for me. इमोशंस पर टच कर दिया, वहां पर काम खत्म हुआ। बिहेवियर पर कभी भी काम करेंगे टिकेगा नहीं, इमोशंस पर काम करेंगे तो वो लंबे समय तक टिकने वाला है, गारंटी से लिख के ले लो। So that is why emotional intelligence is so much important when we are talking about that. Okay, now I'll just run you through कि क्या होता है, इमोशन क्यों important है। Okay, now अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि ये मेरे पास चाहिए। मेरा इमोशन क्या होता है? मजा आ गया यार, और फिर रिटेन या रिपीट करना चाहूंगा मेरे बिहेवियर को, और इसका आउटकम क्या आएगा? सो दिस इज द आउटकम दैट विल कम इन। ओके, सो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अभी देखने में, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। हर चीज में ये इसी तरीके से रन होता है। ओके, नाउ इन ऑल द थिंग्स, अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर है, जैसे अभी ये विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन है या फिर कोई और ग्रुप है जो ये काम कर रहा है, तो मेंबर ऑफ ग्रुप, आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? मतलब ये अपना दोस्त है, उसके ऊपर फिर अपना इमोशन क्या आता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट इज एन इमोशन, भरोसा। जब आप भरोसा करना शुरू करते हो, बिहेवियर क्या होता है? आप सामने वाले की मदद करना शुरू करते हो, उसको ग्रूम करते हो, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। उसका आउटकम क्या आता है? एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट रहता है। जब भी कोई मुश्किल में आता है, वो फोन करके हेल्प मांगता है, आप उसे हेल्प देते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं आपका बिहेवियर क्या होगा और उसका आउटकम क्या होगा। ये आपके इमोशन डिसाइड करेंगे। मतलब कोई मेंबर ऑफ ग्रुप है और उसमें मुझे मिसट्रस्ट आ गया, अगर मुझे मिसट्रस्ट आ गया तो फिर मेरा बिहेवियर क्या होगा? मैं उससे दूर भागूंगा और मैं उससे कभी काम नहीं करूंगा। दिस विल हैपन। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज इमोशंस। एंड इज द लास्ट सेगमेंट जो काफी लोग समझना चाहते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को या फिर बच्चों के इमोशंस को मैनेज करें। ओके, सो फर्स्ट इट विल स्टार्ट विथ यू एंड देन इट विल हैपन विद देम। तो हाउ टू डू दैट? उसके लिए पहले गोल्डन रूल्स समझने होंगे इमोशंस के। फर्स्ट इज अटेंड एंड लेबल योर इमोशंस। ये हमें सीखना होगा। अटेंड, हमारे इमोशंस को अटेंड करना है और उन्हें लेबल करना सीखना होगा। विच इमोशन इज दिस, विच इमोशन इज दिस। तो दिन में 10 बार अपने आप को सवाल कीजिए, अभी मैं कौन से इमोशन में हूँ, और उसको लिस्ट आउट कीजिए। तो जब आप लिस्ट आउट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी वैरायटी ऑफ इमोशंस है। नेक्स्ट, बिकम क्यूरियस। मेरा ये वाला इमोशन है, वो क्यों आया? बिकम क्यूरियस अबाउट इट एंड देन बी पेशेंट। इट्स ओके, अगर ये आ गया तो आ गया, गुस्सा आ गया तो आ गया, दैट्स ओके। बी पेशेंट विद योर इमोशन। नेक्स्ट इज टॉक एंड शो योर रियल इमोशंस। आपके रियल इमोशंस शेयर कीजिए, डुप्लीकेट इमोशंस शेयर नहीं करने हैं। देन लर्न टू एक्सेप्ट हैविंग डिफरेंट इमोशंस। मेरे अपने इमोशंस होते हैं। एंड देन चेंज योर इमोशंस विद अदर इमोशंस। एक इमोशन को दूसरे से कैसे रिप्लेस करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। सो ये कुछ गोल्डन रूल्स है जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। सो स्विचिंग द इमोशंस, उसमें पहला स्टेप है वेयर आर यू नाउ। सेकेंड इज डिस्कवर एंड क्रिएट द स्विचेस एंड थर्ड इज इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहला वेयर आर यू नाउ, कैसे आपको समझ में आएगा कि अभी आप कहां पर हैं। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ आपके साथ में, और आपके बच्चे के साथ में, दोनों के साथ आप ये कर सकते हो। एक पर है इंटेंसिटी, एक पर है पॉजिटिविटी। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है। जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होती है और पॉजिटिविटी कम, मतलब नेगेटिविटी की तरफ है, द किड विल गेट मैड, या फिर आप भी यू विल गेट मैड। बैड, सैड, काम या ब्रेव। जब वो सैड होता है, पॉजिटिविटी भी कम है, इंटेंसिटी भी कम है, तो बच्चा थका हुआ, टायर्ड, डिप्रेस्ड। आप भी टायर्ड और डिप्रेस्ड। अगर बच्चे का इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाता है, इट इज लाइक हाई इंटेंसिटी, ओके okay high intensity, it is furious, angry, argumentative, scared, बहुत हाई है लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है इसमें, इसीलिए इसको लाल कलर दिया हुआ है। एंग्री में क्या पॉजिटिविटी रहती है? नो। फ्यूरियस, ये एंगर का नेक्स्ट लेवल है, इसमें पॉजिटिविटी रहती है? नो। आर्ग्यूमेंटेटिव, आप आपस में सामने बहस करने लगना, नो पॉजिटिविटी देयर। नेक्स्ट इज
काम एंड रिलैक्स, इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि जो रिलैक्स पर्सन रहते हैं ना उनके जो इंटेंसिटी रहती है वो हमेशा कम रखते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। Whereas ब्रेव पीपल, उनका इंटेंसिटी भी हाई होता है, पॉजिटिविटी भी हाई होता है, इसीलिए वो इस क्वाड्रेंट में रहते हैं। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, प्राउड होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा रहता है इस साइड में, क्योंकि वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसने हमारे पास से ही काफी सारे इमोशन सीखे हैं, और हम ज्यादा करके इस इंटेंसिटी में और यहाँ पर रहते हैं, इसलिए वो ये सब हो रहा है। अब तो क्वेश्चन अराइजेस लाइक अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि गुस्सा आ रहा है, अभी हमको समझ में आ गया रिलैक्स आ रहा है, ये आ रहा है। नाउ व्हाट टू डू? द इमीडिएट थिंग इज क्रिएट अ स्विच। स्विच का मतलब होता है यहाँ से वहां कैसे शिफ्ट करूं। ओके, नाउ हाउ टू बी हैप्पी व्हेन आई एम लो। जब मेरा एनर्जी का कम होगा तो मैं कैसे अपने आप को हैप्पी करूंगा। क्या मेरा कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बूस्ट करता है? कौन ऐसा पर्सन है जिससे मैं 2 मिनट बात कर लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल अप हो जाता है? क्या ऐसी चीज है जिसे मैं पढ़ लूं तो देखने के बाद इमीडिएटली मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है? व्हाट बूस्ट माय कॉन्फिडेंस इमीडिएटली? व्हाट आर अर्ली साइंस दैट आई कैन सी? लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी गुस्से के लेवल पे जा रहा हूँ? मेरी सांसें फास्ट हो रही है, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, मेरे हाथ में पसीना आना शुरू हो गया, मैं अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर रहा हूँ और उसको जोर से जकड़ रहा हूँ। These are early signs that I can see. Can I see my early signs? Discover that. Okay. Then how can I have a quick diversion? जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्विक डाइवर्जन क्या है? मैं फटाक से पानी पीने चले जाऊंगा, मैं टेरेस पे जाऊंगा, जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा, मैं डीप ब्रीदिंग शुरू कर दूंगा। What are some quick diversions? और ये डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ये टेक्निक है, विच इज कॉल्ड एज द स्वैग टेक्निक। अब ये टेक्निक आपको अपने बच्चे को भी सिखानी है, उनको हेल्प करना है ये डिस्कवर करने के लिए, आपको भी डिस्कवर करना है और यूज करना है। लाइक स्विच सॉन्ग्स, कोई ऐसा गाना जिसको सुनने के बाद अचानक से आपका मूड हमेशा चेंज हो जाता है। व्हाट आर दो स्विच सॉन्ग्स? व्हाट आर दो स्विच वर्ड्स? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको यूज करने के बाद अचानक से आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है? व्हाट आर योर स्विच एक्शंस? कौन सी ऐसी एक्शन है जिसको करने के बाद आप इमीडिएटली अलग मूड में चले जाते हो? जैसे विथ मी एंड माई डॉटर, हम लोग है ना एक हाई फाई एक लो फाई देते हैं, एंड विद इन अक्रॉस 5। सो हाई फाई मतलब लाइक ऊपर वाला 5, फिर नीचे वाला 5, एंड देन क्रॉस 5। इस तरीके से अगर आपने वो मूवी देखी है कुछ कुछ होता है, उसमें वो हाई 10 और लो 10 करते हैं और फिर नाक पर ऐसे हाथ घुमाते हैं, दैट इज द थिंग। सो इसे कहते हैं स्विच एक्शंस। एंड स्विच गेस्चर्स कौन से है? आपके चेहरे पर कौन से गेस्चर्स आएंगे जो आपको स्विच करने में मदद करेंगे? सो दीज आर स्विच थिंग्स। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा इमोशन वहां जा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, आई विल स्विच इट। मैं बटन चेंज करूंगा, चेंजर घुमाऊंगा। आई विल हेल्प माई किड टू डू दैट। शुरुआत में आपको हेल्प करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक बार प्रोग्राम हो गया उसके बाद प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? जैसे आपका प्रोग्रामिंग हो गया, ये पेज कट करने के लिए आपको बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है क्या? अभी you know how to fold, you know how to cut. Same is the tape which will happen with your kids and with you as well. आपका भी गुस्से का लेवल आप कंट्रोल कर पाएंगे, एवरीथिंग विल हैपन। ओके, जब आप ये स्विच क्रिएट करेंगे तो आपके स्विच आइडेंटिफाई करके आप उसे कैसे यूज करते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दैट्स लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ पर है वो आपको पता करना है, और उसके बाद में आपके इमोशंस को यूज करके पॉजिटिविटी। अभी ये एक स्विच है जो बनाया हुआ है, दिस अ मैनुअल, लाइक एक पेज। उस पेज में ऐसा एक बटन बना दिया गया है, आई प्रेस रीसेट माई इमोशंस। जैसे ये स्विच बनाकर कहीं पर मैंने घर में रख दिया है, डाइनिंग रूम में या कहीं पर, जैसे ही मुझे पता चलता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बटन को ढूंढता हूँ। कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है, इस टाइप का बॉक्स टाइप का एक कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है ये। तो ऐसे एक कार्डबोर्ड के इसको मैं ढूंढता हूँ, जैसे ये मिलता है मुझे, मैं इसको जोर से प्रेस करता हूँ, और फिर जैसे प्रेस करता हूँ तो उसकी पीछे वाली साइड आती है। पीछे वाली साइड में यहाँ पर लिखा होता है नाउ आई वांट टू फील, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ आई वांट टू फील हैप्पी, नाउ आई वांट टू फील लाइक इलेटेड। सो हैप्पी, इलेटेड, जो भी मुझे फील, एनर्जाइज फील करना है, रिलैक्स फील करना है, आई जस्ट डू दैट। सो जब ये मेरे सामने होता है तो ये मैं स्विच, इमोशन का स्विच यूज कर रहा हूँ, इसे रीसेट बटन कहा जाता है।
आप भी बना सकते हैं। शुरुआत में आपको रीसेट बटन की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग हाथ में रबर बैंड यूज करते हैं, रबर बैंड को खींच के छोड़ देते हैं, बड़ा मजा आता है। अटैक जब लगता है तब ओके अभी मुझे रीसेट करना है। दिस इज अ वे टू रीसेट फॉर सम ऑफ देम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द रीसेट पार्ट। ओके, एंड देन आपको ट्रैक करना है आपके स्वैग मूवमेंट्स को। स्वैग जो हम लोगों ने पहले देखे थे थोड़ी देर पहले, दीज आर द स्वैग, सॉन्ग, वर्ड, एक्शन, गेस्चर। सॉन्ग, वर्ड, एक्शन, गेस्चर, ये 4 चीजें जिससे इमोशन स्विच होते हैं। सॉन्ग, वर्ड, एक्शन, गेस्चर, इससे इमोशन स्विच होते हैं। आपके बच्चे के इमोशंस को अगर आपको स्विच करना है, आपको कोई सॉन्ग के साथ उसको रिलेट करना है, कोई वर्ड्स होंगे, कोई एक्शंस या कोई गेस्चर्स, उससे उनके इमोशन स्विच होने वाले हैं। ओके, एंड देन इट कम्स टू दिस पार्ट, एंड यस, दिस इज हाउ यू बिकम अ कोचिंग पैरेंट। एक कोचिंग पैरेंट वही होता है जो पहले आउटकम डिसाइड करता है, फिर चाइल्ड की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस को समझता है कि कौन सी स्टेज में वो क्या सोच रहा है, उसके बाद वो ब्लूप्रिंट वो डेवलप करता है और आपको एज अ कोच काम करना होता है, तब जाकर आपको ये आउटकम मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई डू इन माय एवरी पेरेंट कोच प्रोग्राम। इट इज अ लॉन्ग प्रोग्राम, थोड़ा इज अ 28 सेशन लॉन्ग प्रोग्राम। ये 28 सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे ये सब चीजें होती है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर चुका हूँ, थोड़ा नहीं काफी अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स देन माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। सो दिस इज व्हाट ब्रांड आई रन इट, एवरी पेरेंट कोच। फेसबुक पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एवरी पेरेंट कोच ये पेज का पेज है। इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन लर्न मोर अबाउट व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच भाभी जी मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, एंड सच अ वंडरफुल पेशेंट पेरेंट्स इनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि वन साइडली मैं यहाँ से फायरिंग कर रहा था और उनको मैंने म्यूट करने के ऑप्शंस भी नहीं दिए थे। अब मैं अनम्यूट वाले ऑप्शंस उनके लिए ओपन कर रहा हूँ सो दैट दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। एंड रानी भाभी, इट्स ऑल अप टू यू, द सेशन इज ऑल योर्स नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर तुषार जी। प्लीज सभी पेरेंट्स अभी म्यूट ही रहेंगे। सिंपली रेज योर हैंड्स वन बाय वन, मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगी। जस्ट 5 क्वेश्चंस टू गो, वी हैव अनदर सेशन एट 5। तो आप लोग सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग को अगर जूम, इफ यू आर फ्रेंडली विद जूम, प्लीज रेज योर हैंड। आप लोग को क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। I think you should not miss a chance to ask him। आप उनसे पूछिए अपने मन की बात, क्योंकि आप सोसाइटी, फ्यूचर सोसाइटी की को गढ़ने की तैयारी कर रहे हो। योर चाइल्ड इज नॉट जस्ट योर चाइल्ड। आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, फ्यूचर सोसाइटी बनाने जा रहा है। तो हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्शियस पेरेंटिंग करें, और उन्हीं सारे मायनों को समझने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप लेकर आए हैं। अभी हमारे सामने क्वेश्चन पूछेंगे। एक्चुअली आपने यहाँ पर एक पेरेंट है जिन्होंने अपने नाम से जूम एंटर नहीं किया है, तो मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी। डॉक्टर सीमा, यस यस मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सर ने बहुत अच्छे से समझाया, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने आपकी सभी क्लास अटेंड की है। मेरा क्वेश्चन है मैम, सर से क्वेश्चन है मेरा कि मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मैं तो थोड़ा सोशल हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इनसोशल है, तो उस चीज को मैं डेवलप करने के लिए क्या कर सकती हूँ? ओके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सीमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैसे हम लोग बच्चों को ज्यादा सोशल कर सकते हैं ना। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं अर्जुन से ये कहता कि आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जाइए, लेकिन आपके हथियार मेरे पास देकर जाइए, क्या होता? अर्जुन शायद लड़ाई शुरू करने के पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि हथियार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो लड़ाई में जा रहे हैं तब। द पार्ट। और जब हम लोग सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं, सोशल कनेक्ट की बात करते हैं, और ऐसे ही हम लोग बच्चे को बोलते हैं, बच्चे तेरे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है, या फिर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जाओ सबको सामने बात करो, कनेक्ट करो, तो शायद उसके मन में हिचकिचाहट रहेगी, या फिर वो कैसे करे वो उसे पता नहीं है, और शायद वो जिंदगी का वो आखिरी बार होगा जब वो सबसे बात करेगा स्टेज पर जाकर, क्योंकि उसके पास में हथियार नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, उन्हें पहले इक्विप करना चाहिए।
जैसे मैं अपनी बच्ची को सबसे पहले सिखाता हूँ स्टोरी टेलिंग। चलो बच्चा हम लोग है ना स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आप एक स्टोरी सुनाओ, देन ग्रेजुअली वी बिल्ड इट अप। बोलता हूँ चलो अभी हम लोग है ना साथ में मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं। एक स्टोरी की शुरुआत मैं करूंगा, फिर आप उसे कंटिन्यू करोगे, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर आप उसे कंटिन्यू करोगे। पता नहीं स्टोरी कहां पर जाएगी, बट विल डू इट। इस तरीके से वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस, यू नो, धीरे धीरे उसका स्टोरी टेलिंग का जो पैटर्न है वो बिल्ड हो रहा है, और उसे पता चल रहा है कि ओके स्टोरी ऐसे भी हो सकती है, ऐसा ट्विस्ट भी आ सकता है, फिर उसके आगे मैं ऐसे भी जोड़ सकती हूँ। दैट्स रियली वंडरफुल। नाउ शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। और अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या मंच हो जहां पर स्टोरी टेलिंग की बात हो रही हो, तब मैं उससे बोलूंगा कि चलो यार हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम आल्सो गोइंग टू डू, यू आल्सो वांट टू डू इट, विल यू डू इट? एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक देम मोर सोशल। जैसे आपने उन्हें बता दिया कि अपने से बड़ों के साथ में सोशल कैसे किया जाता है, अपने से छोटों के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है, दैट इज हाउ यू कैन हेल्प देम बी मोर सोशल। ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन, बट बिना हथियार के उन्हें सोशल मत बनाइए, पहले उन्हें हथियार दीजिए जरूर। जी, हम डायरेक्टली उन्हें परफॉर्म करने नहीं कह सकते। कोई भी चीज है जो स्टेप्स में होगी, छोटे छोटे स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर रोटी खाना है, अच्छी है, न्यूट्रिशियस रोटी है, सब ठीक है, बट अल्टीमेटली वो पूरी रोटी इकट्ठा एक बार में अपने मुंह में नहीं डालेगा कोई, उसे हमको ब्रेकअप करना होगा, और तभी हमको वी हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स टू अचीव बिग गोल्स, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सिम्हा जी, आप अपने आप को मैम प्लीज। हाँ सॉरी, यस कहिए। कोई कुछ पूछ रहा था। ओके, मोटो E5 प्लस, आप कुछ पूछ सकते हैं, आपका हैंड रेज दिख रहा है। मैम मुझे ये जानना चाह रही हूँ कि बच्चे, एक मेरी डॉटर है 21 ईयर्स, मेरी एक डॉटर है 16 ईयर्स। ओके, अभी उनका मूड चेंज होता है, दैट वी ऑल्सो नो, ठीक है। मेरे हस्बैंड प्रेशराइज करते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, समझे? तो उसके लिए क्या करना है? ओके, परफेक्ट। एक्चुअली मैं एक बात और बता दूं, जबकि मेरे हस्बैंड साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, राइट, समझे? ऐसा भी नहीं है, वो साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, MA भी साइकोलॉजी कर रहे हैं, वो जॉब करते करते भी, बावजूद उसके वो बच्चों को थोड़ा ये करना है, वो करना है, उसके लिए वेल डिसिप्लिन करने के लिए, या फिर अच्छा पढ़े उसके लिए करते हैं, मगर एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी रहती है, वो मेरा जानना है। तो उनको किस तरह से हैंडल करना है? ओके, राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर डिसिप्लिन के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि हम लोग डिसिप्लिन के हिसाब से उनको अभी कुछ ये करें, तो आपका डिसिप्लिन का समय निकल चुका है। 16 साल और 21 साल की उम्र में आप डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, द टाइम इज गॉन ऑलरेडी। ओके, द सेकंड पार्ट, अब नाउ व्हाट वी कैन डू, जो आप उनके इमोशंस होते हैं उसको कैसे आप ये चेंज कर पाएंगे। नाउ हेल्प देम टू आइडेंटिफाई। अगर मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, इट्स ओके। सबसे पहले तो इसे बीमारी समझना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना मूड स्विंग्स होना इसे गलत समझते हैं। इट्स ओके टू हैव मूड स्विंग्स, बट इट्स नॉट ओके टू नॉट अंडरस्टैंड योर मूड स्विंग्स। हमारे मूड स्विंग्स का अगर हमें रियलाइजेशन हो जाता है, देन दैट्स द राइट पार्ट। जैसे मुझे समझ में आ गया कि ओके मैं अभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, मैं बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया हूँ, आई शुड रियलाइज इट एंड आई शुड वॉक आउट, और आई शुड डू अ टाइम आउट। मैंने अपना टाइम आउट कर लेना चाहिए, मतलब अगले 5 मिनट में किसी से नहीं बोलूंगा, अपना दिमाग शांत रखूंगा, मैं पानी पीने चले जाऊंगा या कुछ भी करूंगा। आई विल नॉट रिएक्ट टू एनी सिचुएशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की कोई भी सिचुएशन में मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, ना हंसूंगा, ना रोऊंगा, ना चिल्लाऊंगा, ना कुछ करूंगा। एंड दिस विल ओनली हैपन फर्स्ट विद द रियलाइजेशन पार्ट। Let me realize my emotions. Right? So help them realize their emotions. अब वो रियलाइज कैसे करवा सकते हैं? तो जब आप कुछ नोटिस करते हैं, कुछ अर्ली साइंस, जैसे मेरी बच्ची को गुस्सा आने के पहले उसकी सांसें फूल जाती है, या फिर वो अपने हाथ को टाइट बंद कर देती है, उसके चेहरे पर दिखने लगता है कि अब उसका गुस्से का लेवल बढ़ रहा है। कैन आई गिव हर सम पॉइंटर्स कि जब तुझे गुस्सा आता है तो उससे पहले ये सब चीजें दिखती है,
नेक्स्ट टाइम जब तुझे गुस्सा है तो कैन यू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट टाइम जब तेरा मूड स्विंग हो रहा है तो ये कुछ हो सकता है, कैन यू आइडेंटिफाई। सो द फर्स्ट स्टेप इज हेल्प देम आइडेंटिफाई एंड लेबल इट, जो हम लोगों ने अभी सेशन में किया, आइडेंटिफाई करना, उसे लेबल करना, और फिर वहां से स्वैग ढूंढना, स्विच ढूंढना। स्विच करना पड़ेगा ना, सिर्फ समझ के नहीं होगा, वी नीड टू स्विच इट। तो स्विच करने के लिए फिर उनको पूछिए, ओके आपका फेवरेट गाना कौन सा है, ओके कौन से वर्ड है जिसको सुनकर आपका लाइक आपको अच्छा लगता है, या कौन से ऐसे वर्ड है जिनको सुन के आपको ज्यादा खराब लगता है। तो कैन वी मेरी जो छोटी डॉटर है ना, उसको गुस्सा आता है ना तो वो कुकिंग के लिए चली जाती है। Now see, that's really good. She has identified कि उनको जब एंगर आता है तो what is she doing next step? हाँ, वो कुकिंग के लिए चली जाती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी इसको गुस्सा है, तो वो किचन में जाएगी, कुछ अपने तरीके से बनाएगी, वो करती है वो। Right. So that is managing emotions. Now, इसके और next level पर क्या किया जा सकता है? One simple thing, help her to identify some more options. Okay. जिस समय उसके पास कुकिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा, उस टाइम वो क्या करेगी? Help her to identify a little more. That's the only thing. Okay. बस आपने उससे अगर हेल्प कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, this will help her a lot. Okay. Thank you. Most welcome. सर, पर जब बच्चा चेंज हो जाता है ना, उस टाइम अपन एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और अपन उसको बोलते हैं अभी तेरा चेंज हो गया तो जरूरी नहीं मेरा भी चेंज हो जाए, तो उस टाइम अपन अग्रेसिव हो जाते हैं और ये मदर सेटल कर लेगी, पर आजू बाजू वाली जॉइंट फैमिली में सब सेट नहीं होते हैं ना, उस टाइम अपन क्या करेंगे? उसको एंगर आया और उसे अपने माइंड को चेंज कर लिया, बट उस टाइम सामने वाले बोलेगा तू चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाए, नेक्स्ट टू पॉसिबल। उस टाइम वो सिचुएशन बहुत नहीं, that's really perfect और a great situation to be in. वो परफेक्ट और ग्रेट सिचुएशन इसलिए है क्योंकि देखो उनको ये रियलाइज होना पड़ेगा और आपको ये करवाना पड़ेगा कि आप किसी और का इमोशंस या कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। क्या मैं रियली आपके इमोशंस कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा, बट हमेशा मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड दे शुड रियलाइज इट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, फैमिली में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आजकल मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। किसी के ऊपर लाइक हाथ उठाना हो रहा है, लाइक हस्बैंड वाइफ पर हाथ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीजों को फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको ऐसा लगता था like husbands they were thinking कि I will control my wife's emotions. This should also not happen in any ways. And then for that they should actually understand कि आप सामने वाले को change नहीं कर सकते। In that situation also how can you stay calm and relaxed? That is important. क्योंकि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो बीपी किसका बढ़ रहा है? सामने वाले का। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? So that's the thing. You are not able to you need not control their emotions. delete કરવા માટે મેં કર્યું. Okay. delete. So yeah, they should realize, और अगर ये realize हो जाता है तो well and good. पहले से ही समझ में आ जाएगा कि सामने वाले के इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता. What he can do is all with himself. और अगर करना है सामने वाले को कंट्रोल तो आपको एम्पैथी बढ़ानी पड़ेगी। एम्पैथी बढ़ाने का मतलब है सामने वाले के शूज में जाना, उसको समझना और फिर उसमें से उसको बाहर निकालना। सो एम्पैथी का लेवल और इंक्रीज करना होगा। कोई और पूछना चाहता है? कुछ क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं सर। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं और आप इनको जवाब दे सकें? श्योर, इनफैक्ट इफ दैट इज पॉसिबल, हम लोग जो सैटरडे के दिन अगर हम लोग ऑल come together and we'll answer that is also a good idea to do. Yes, can think of that option also. प्रेगनेंसी में सबकॉन्शियस माइंड को कैसे करने का? प्रेगनेंसी में राइट, सो या प्रेगनेंसी में भी आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकती हैं। उसके लिए आपको अफर्मेशंस अपने माइंड को देने होते हैं सोने से पहले और उठने के बाद में। सो कुछ लोग उसे मेडिटेशन का नाम भी देते हैं, कुछ लोग उसे हिप्नोथेरेपी का नाम भी देते हैं। ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, कोई भी अनकरेक्ट नहीं है, बट जो आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं वो माइंड का प्रोग्राम और भी आगे जाता है इनफैक्ट। सो इनफैक्ट व्हेन यू कम टू माय प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं आपके साथ में सब शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ एक सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने वाला एक मेडिटेशन भी देता हूँ 10 मिनट का, which you can listen to daily and you can use it. So that also works. Great. इसके लिए आपके पास आना पड़ेगा?
Yeah, so that is a whole series of program that I have. तो क्योंकि उसमें सिर्फ आपको वो चीज देने से काम नहीं होगा, उसे यूज कैसे करना है वो तो पता चले। मतलब हथियार आ गया लेकिन हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है पता नहीं। So that is a process. For that you need to like come to my workshop। Yes. और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। बच्चों को बड़ा करना एक प्रोसेस है, इसका हल हमें बिल्कुल थैंक यू सर। सारे मायने ध्यान में रखकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। एक चीज पे वर्क करने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे सामने बच्चा है हमारा, हमारे साथ, ये इसके पास में मन है, शरीर है, दिमाग है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको सभी पर वर्क करना होगा। और इसीलिए तेजस्वी ये जो वर्कशॉप लेकर आया है, 1 by 1 रोज हम लोग, आप अपने क्वेश्चंस आपके पास में बिल्कुल रखिए। यू आर एंटाइटल्ड टू आस्क क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस लेने के लिए ही तेजस्वी यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ा है। बट 1 by 1 आज हम लोग ने एक क्वेश्चन का इतने डिटेल में पूरा देखा है। हम लोग 1 by 1 सारे क्वेश्चंस सुनेंगे सब स्पीकर्स लोगों से, देन वी कम टू नो मे बी कि हाँ हमारा सॉल्यूशन इस तरह से है। आपको खुद को भी इस पर वर्क करना होगा। जितना भी सर ने आज डिटेल में आंसर दिया है, सॉरी सबको डिटेल में बताया है कि कैसे इमोशंस पे वर्क करना है हमें, बच्चों को कितने तरीके हैं उन पे वर्क करने के। उसको आपके कल्चर के हिसाब से आपको बनाना होगा, आपके घर के वातावरण के हिसाब से आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। उसकी चाबी जो है वो आपको मिल चुकी है, लेकिन आपके हिसाब से क्या वर्क करेगा ये आपको बिल्कुल एज अ पेरेंट्स, आप खुद भी एक सबसे अच्छे काउंसलर हो अपने बच्चों के, तो आपको रुकना है, सोचना है, अवेयर पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग करना है। आप क्या कर रहे हो उसका अवेयर होना है, बच्चा क्या कर रहा है वो आपको नोट करना है, और धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन पे वर्क करना है। लेकिन इनके कुछ सिस्टमैटिकली इनके ये जो सारे मायने हैं हम लोग ये 5 दिनों में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग और अच्छे से शायद इन बातों को डिस्कस कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है, लेट्स सी अगर लास्ट डे हम लोग अगर एक ओपन डिस्कशन अगर हम लोग रख सकते हैं, फोरम डिस्कशन फोरम अगर हम लोग ऑनलाइन फोरम अगर कर सकते हैं तो हम लोग जरूर ऐसा भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बट एज फार एज इमोशनल क्वोशंट इज कंसर्न, मतलब जो भावनात्मक जो हमारी लब्धि जो होती है उसको बच्चों को किस तरह से संतुलित भावनात्मक बनाए रखे, भावनाओं का अभाव भी ना हो और ज्यादा ओवर सेंसिटिव भी ना हो, अपने आप को हर सिचुएशन में कैसे अपनी भावनाओं को समझे खुद वो बच्चा, उसके काबिल हमें उसे बनाना होगा धीरे धीरे। उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिवली हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से उसका अच्छा बुरा सब बताना है। अगर किसी को लेबल करना शुरू कर दिया, कोई सिचुएशन को, कोई लोगों को, अगर आपने लेबल डायरेक्टली अगर आपने लेबल करना शुरू कर दिया तो बच्चे भी बिना उसकी दोनों तरफ यानी एक सिक्के की दोनों बाजू देखे बगैर हर चीज को लेबल करना शुरू कर देंगे और वो उनको दिक्कत में खड़ी कर देगा। जब वो खुद बड़े हो जाएंगे और डिसीजन मेकिंग जब वो करने लगेंगे तब उनको दिक्कत जाएगी, वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हमें दोनों भी सिक्के के दोनों साइड हमें जानने होंगे, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। और इमोशंस जो खासकर वो जो स्क्वायर वाला जो सर ने बताया है, काम, ब्रेव, जो वो चारों चीज बताई है, वो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप लोग हर एक चीज को आई थिंक आप लोगों ने सब स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। आज आप आराम से स्टडी करिए, अपने स्पाउस के साथ बैठिए, अपने हस्बैंड यानी आपके बच्चे के फादर के साथ बैठिए, आप समझिए, डिस्कस करिए उनके साथ में। ये जो चीजें होती है ना, ये 1 घंटे में समेटने जैसे टॉपिक्स नहीं होते हैं, बट वी आर मेड टू थिंक। हमें सोचने पे मजबूर हम हो सकते हैं ऐसे सेशन से। हमें एक स्टिमुलेशन मिलेगा, हमें एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिलेगा, उस सब्जेक्ट पे हमारी ग्रिप बनेगी कि हमने इस चीज को कैसे डील करना है। हमको उसके की पॉइंट्स जो है, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हमको आज सर ने दिए हैं, यूज करके हम लोग इस पे वर्क करना शुरू कर देंगे। हमारी जो यात्रा है अभी शुरू हुई है, 5 दिन हम लोग क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और इसके बावजूद भी आपके पास में EQ को लेकर क्वेश्चंस है। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश डियर, वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। तो आप लोग को अपने क्वेश्चंस तुरंत अभी टाइप करने हैं चैट बॉक्स में और अपने नंबर के साथ में, क्योंकि कई लोग तेजस्वी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो डॉक्टर तुषार का नंबर भी यहाँ शेयर कर दिया गया है, फिर से शेयर करेंगे।
आप लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, बट यू विल नॉट कॉल हिम। प्लीज उसको मैसेज करिए, उनको मैसेज करिए पहले, सॉरी, और फिर ही आप उनसे बात कर पाएंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स मैं ले रही हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। Once again, thank you so much, sir, for joining us for this important aspect, भावनात्मक लब्धि एक बच्चे की क्या होती है, और एक ये जो जर्नी है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बहुत सारे इंप्रेशंस उसी वक्त डल चुके थे उनके गर्भ में ही, पर फिर भी जैसे सर ने कहा कि 15 इयर्स ऑफ एज तक बच्चों पे हम लोग कांस्टेंट वर्क करते चले जाएंगे। ये 1-2 महीने की या 1 घंटे के सेशन की या 1 दिन की बात नहीं है। आपको डटे रहना है, आपको बिल्कुल डटे रहना है। आप इतने जल्दी हार नहीं मानना है। आपको करेक्शंस के लिए आप काउंसलर की आप हेल्प लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, दूसरों के अनुभव की हेल्प लीजिए, बट आप अपने बच्चे को भी लेबल मत करिए। ये बहुत, और स्पेशली उसके सामने आप फोन पर किसी और को मत कहिए कि ये बिल्कुल जिद्दी है, ये सुनता नहीं है। तो डोंट लेबल एनीवन, डोंट लेबल एनी पर्सन। आप अपने बच्चों को भी लेबल मत करिए। और आप कृपया करके ये जो सेशंस है ये बच्चों के साथ में अटेंड नहीं करिएगा। इसके लिए हम लोग अलग से सेशंस अरेंज करेंगे फॉर चिल्ड्रन, जो उनके साथ में आपको अटेंड करना है, क्योंकि वी हैव टू मेक इट श्योर कि जब भी आप बच्चों की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनके सामने नहीं कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो आपको बच्चों की कंप्लेंट बच्चों के सामने नहीं करना है, क्योंकि वही बच्चा है, उसमें से ही आपको उसकी अच्छाइयां बाहर निकालनी है। तो आप लोग इसी तरह तेजस्वी में बने रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर हमारे साथ आने के लिए। हम आपके साथ में और आगे सेशंस लेते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ आते रहिएगा और हमारे क्वेश्चन के आंसर्स और हमारी सारी गुत्थियां जो है पेरेंटिंग की, जो बहुत ही पेचीदा होती है, कई बार हम थक जाते हैं, रो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर पेरेंट्स बिल्कुल हार नहीं मानना है। तेजस्वी आपके साथ है, आपका बच्चा बिल्कुल तेजस्वी है। आपका पूरा विश्वास बना रहे अपने बच्चों पर हमेशा के लिए, और बच्चों का आप लोगों पर विश्वास, अटूट विश्वास बना रहे, प्यार और आदर भी बना रहे। इसी के साथ आज का ये सेशन वी विल जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, नहीं बोलूंगी मैं, कॉमा है। कल फिर मैं मिलूंगी और एक नए स्पीकर के साथ में तेजस्वी में at 3 o'clock। तुषार सर भी हमारे साथ रहेंगे, he will be there। और आखिरी में हम लोग एक डिस्कशन फोरम जरूर रखेंगे। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि स्टोरिया नाम का विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है 10 months बिफोर, 10 महीने पहले ही, जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रोज रात में भेजे जाते हैं बच्चों की आवाज में, बच्चों के लिए। तो जैसे आज सर ने कहा, एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रही थी, जैसे तुषार सर ने कहा कि स्टोरीज बोलना है, सुनना है, तब उनके मन की बात बाहर निकलेगी। वो कौन सी स्टोरी चूज कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनके पर बढ़ते जाएगा जब आप उनको छोटी छोटी चीजों से एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो स्टोरिया के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का जो नंबर है आप लोगों के सबके पास में, आई होप हमारा नंबर है। So you can join Storia, and let me tell you once again, Vishnu Lakshmi Foundation VLF has brought Storia absolutely at no cost, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी का फैब्रिक चेंज हो, कल्चर चेंज हो मतलब फॉर बेटर। ऑफ कोर्स इट इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल, लेकिन हम उसे बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे, हम अपनी भी कोशिश पूरी डालेंगे। तो स्टोरिया, जो स्टोरी ऑडियोज हैं, ये बच्चे रात में सुनकर प्यारी प्यारी आपके साथ में। इसी के साथ आज का EQ वाला सेशन साड़ी भी दिख रही है। आप शोभा जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे जो अध्यक्षा हैं वो अगर सबके साथ बात करना चाहे तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सचिव निर्मला जी गोयनका को मैं आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। जी नमस्ते, राधे राधे। डॉक्टर, मैं निर्मला गोयनका, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सचिव। मैं आपका आभार करती हूँ। आपने आज बहुत ही ज्यादा यानी
इतना अच्छा हम लोग को ये बताए हो कि भावनात्मक बच्चों, माता पिता ने बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। छोटे छोटे गेम, छोटे छोटी सी स्टोरी के जरिए आपने बहुत ही प्यारे तरीके से हमें समझाया है। तो और साथ में ये भी बताया है कि हमें अपनी भावनाओं को भी समझ करके कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए और कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थोड़े शब्दों में ज्यादा बोल रही हूँ समझ करके, आप मेरा आभार स्वीकार करें। थैंक यू। और मैडम रानी बुत्रा जी, आपने इतना प्यारा, इतना सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। इतना बिजी शेड्यूल में से डॉक्टर साहब यहाँ पधारे, हम लोगों को, हम पेरेंट्स को इतनी अच्छी अच्छी बातों से हमें वाकिफ करवाया। थैंक यू सो मच सर, वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू यू। आपके सदैव हम ऋणी बने रहेंगे। Thank you so much. Most welcome. Most welcome. Sure. So thank you so much. Wish you all the very best for your parenting journeys.